हेलो बच्चों, बहुत बहुत हेलो। माइक टेस्टिंग 1 2 3 1 2 3। हेलो हेलो। हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है सभी लोगों का आज के लेक्चर में। क्या मेरी आवाज आ रही है? क्या मी दिखाई दे रहा हूं? जल्दी फटाफट से बता। भारी मात्रा में लोग जुड़ चुके हैं आज हमारे साथ। 15.5 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं। साबिया, सक्षम, लतुष, दीक्षा, अक्षरा, कैसे हैं सभी लोग? जल्दी फटाफट से मुझे बता दें। तो आज है हमारा आखिरी चैप्टर की स्टार्टिंग और इसके बाद हमारी मुलाकात होगी रिवीजन में। सरफेस केमिस्ट्री है, थोड़ा थ्योरेटिकल है, बहुत सारी चीजें इसमें नहीं है, सिलेक्टेड चीजें हैं जैसे एडजॉर्प्शन, कैटालिसिस और कोलॉइड्स। तो ज्यादा से ज्यादा 4-5 लेक्चर में ये हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम मुलाकात करेंगे आपसे 11th के रिवीजन में। तो आप लोगों ने एकदम जोरदार तरीके से तैयारी कर रखी है। अरे अभी से मिस मत करना, मिस करना 5 लेक्चर के बाद। तो लक्ष्य नीटियन कैसे हो सभी लोग? चाय पी कि नहीं? थक गए होगे, चाय पी लो। हेनरिच कह रहे हैं सर अकेले अकेले जूस पी। जूस नहीं बेटा, चाय है। देखो देखो, चाय है। तो शुरू करें? क्या हम स्टार्ट कर सकते हैं? जल्दी बताओ। चलिए भाई, आइए तो सरफेस केमिस्ट्री के बारे में थोड़ा प्रकाश डालें। सरफेस केमिस्ट्री क्या होता है? आप मुझे बता सकते हो सरफेस क्या होता है? हम बात कर रहे हैं ना सरफेस केमिस्ट्री, तो कुछ बातें सरफेस से रिलेटेड हो रही होंगी। सरफेस क्या है? तुम्हारी शकल, तुम्हारा मुंह सरफेस है। तुम जिस फोन में मुझे देख रहे हो उसकी स्क्रीन सरफेस है। तुम जहां बैठे हो वो भी किसी सरफेस पर बैठे हो। तुम्हारी कॉपी किताबें जहां रखी वो भी सरफेस है। और जो लेटे लेटे देख रहे हैं वो भी सरफेस पे लेटे हैं। ठीक है, एकदम सीधे खड़े हो, पहले बैठो चुपचाप। तो सरफेस सभी जगह है, पूरी जिंदगी सरफेस है। इतना सरफेस है, इतना सरफेस है कि क्या बताना, जहां हम खड़े हैं वो भी सरफेस है। ये जो छाता देख रहे हैं आप, ये भी सरफेस है। देखो, ये भी सरफेस है। इसका मतलब सर पूरा जिंदगी सरफेस से ही घिरी हुई है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। मतलब पूरी जिंदगी सरफेस है। वाह, एक कह रहा है सतह है, सतह को सरफेस। वाह बढ़िया, वेरी नाइस। तालियां हो जाए जरा इनके लिए, सतह वालों के लिए जरा तालियां हो जाए। सब सरफेस है भाई। जिस कैमरे में मैं देख रहा हूं उसका लेंस भी सरफेस है, और उस लेंस में हल्की फुल्की धूल दिख रही वो भी सरफेस है। बस यही सब चीजों के बारे में हमें बात करनी है। तो सरफेस केमिस्ट्री मतलब, सरफेस केमिस्ट्री मतलब केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच जिसमें हम सरफेस पर बनने वाले बॉन्ड्स के बारे में बात करेंगे। सरफेस पर किस किस प्रकार के बॉन्ड्स बनते हैं, क्या फिनोमेना होता है, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो आइए आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं लेक्चर नंबर 1 में। और आज का हमारा टॉपिक है एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन, आप लोगों ने अपनी जिंदगी में एब्जॉर्प्शन सुना होगा, ए बी, बी बदलापुर वाला। हम कर रहे हैं ए डी, डी ढोलकपुर वाला। तो एडजॉर्प्शन के बारे में हम बात करेंगे। सर एडजॉर्प्शन होता क्या है, पहले जरा एक डेफिनेशन सी लिखवा दो। तो एडजॉर्प्शन का मतलब क्या है, आइए जरा मेरे साथ साथ लिखेंगे। क्या लिखना है? द फिनोमिनन ऑफ अट्रैक्टिंग and retaining
द मॉलिक्यूल ऑफ वन सब्सटेंस on another substance resulting into higher concentration on surface rather than in bulk is called एडजॉर्प्शन। जरा 3 बार इस डेफिनेशन को पढ़ें, फिर मैं आपको सारी की सारी कहानी क्लियर करता हूं। मतलब यहां पर 2 सब्सटेंस की बात हो रही है, पढ़ें जरा। द फिनोमिनन ऑफ अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग द मॉलिक्यूल ऑफ वन सब्सटेंस ऑन अनदर सब्सटेंस रिजल्टिंग इनटू हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सरफेस, मतलब सरफेस पर ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगी रादर देन इन बल्क। इस फिनोमिनन को बोलते हैं हम क्या? एडजॉर्प्शन। मोहित कह रहा है इतनी बड़ी डेफिनेशन कैसे पढ़ूं मालिक? सिंपल सी शब्दों में समझ लो, फिर सिंपल से शब्दों में समझ लो। मेरे पास 2 सरफेस हैं, एक्चुअल में 2 चीजें हैं। तो इन्होंने बोला है कि एक पर्टिकुलर सरफेस पर दूसरा सब्सटेंस आ जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे? एडजॉर्प्शन। और आता जाए सरफेस पर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो, बल्क में थोड़ा बहुत हो। सर ये सरफेस और बल्क का क्या अर्थ है यहां पर समझाएं जरा, आइए जरा समझना। मान लीजिए ये मेरे पास एक सब्सटेंस है और इस सब्सटेंस पर कोई दूसरा सब्सटेंस आ जाए, जो कि मैं ऐसे बना रहा हूं। इस सब्सटेंस पर दूसरा सब्सटेंस आ जाए और सरफेस पर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो कंपेरिजन टू बल्क। सरफेस पर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा, यह है आपका सब्सटेंस 1। क्या है ये? सब्सटेंस 1। और ये क्या है? सब्सटेंस 2। तो एक सब्सटेंस की सरफेस पर बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल आ जाएं, बल्क में बस थोड़े बहुत 1-2 दिखा दो, क्योंकि 100% कोई भी चीज ट्रू नहीं होती, साइंस है ये, है ना। 100% सच नहीं होता कोई भी चीज। तो हम ये मान के चलते हैं कि सरफेस पर मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा आ गए बल्क के कंपैरिजन में, तो हम उस फिनोमेना को बोलेंगे एक सरफेस फिनोमेना है। और सरफेस फिनोमेना है यानी कि वो एडजॉर्प्शन है। बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है आपकी जिंदगी में। क्रीम पाउडर कभी देखा है? क्रीम पाउडर देखा है कभी? आप अपने मुंह पे मान लो पाउडर लगा रहे हो, तो आपका जो मुंह है भले ही गंदा सा है, कोई बात नहीं, अपना है, जैसा भी है गंदा अपना है। तो जो मुंह है उसकी सरफेस पर पाउडर के पार्टिकल्स लगाते हो आप, जिससे आपको लगता है कि नहीं आप बहुत सुंदर दिख रहे हो। वैसे दिखते नहीं हो, लेकिन हां एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं। तो आपने पाउडर लगाया, तो पाउडर एक सब्सटेंस है और आपका मुंह दूसरा है सब्सटेंस। तो ये एक सरफेस फिनोमेना है। समझ रहे हो? या मान लो कोई क्रीम आप लगा रहे हो, तो क्रीम एक सब्सटेंस है, मुंह दूसरा सब्सटेंस है। या सुबह सुबह आपका फोन रखा हुआ है और डस्ट पार्टिकल उस पर है और बढ़िया सनरेज पड़ती तो दिख जाता ना वो, तो डस्ट पार्टिकल एक सब्सटेंस है और आपका फोन दूसरा सब्सटेंस है। तो उसकी सरफेस पर डस्ट पार्टिकल, फिर आप उसको साफ करते हो। जैसे कैमरे के लेंस पर थोड़े धूल के पार्टिकल्स मुझे दिख रहे हैं, जरा मैं थोड़ा सही कर दूं। जैसे इस बोर्ड पर देखो आप, यहां हल्की सी धूल जमी है इधर,
समझ रहे हो आप? समझ पा रहे हो? तो ये होता है एडजॉर्प्शन, बहुत आसान है। ठीक है। एक कह रहा बेइज्जती धारदार, किसकी? तेरी? तेरी बेइज्जती हो गई क्या? बल्क मतलब अंदर, सरफेस मतलब बाहर। ठीक है, समझ पा रहे हैं? ये कहानी है। जरा इसको कह रहे पोंछा लगा दो, बस यही काम बचा मेरी जिंदगी में, है ना? बाकी सारे काम छोड़ के मैं बस इधर पोंछा लगाऊं, डेफिनेशन ना पढ़ाऊं। चलिए फटाफट से इसको लिख लीजिए तुरंत से पहले। एक कह रहा बुक के ऊपर, हाँ हाँ ठीक है, बुक के ऊपर भी धूल जमी रहती, कभी खोलते थोड़ी हो तुम किताबों को। चलिए जरा नोट कर लीजिए। चलें क्या? पक्का लिख लिया? काय तुमने लिख लिया? चलिए बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। चलें आगे। हाँ भाई, बल्क मतलब अंदर, सरफेस मतलब बाहर। जैसे मान लो आपने, आपके पास आजकल आम का सीजन चल रहा है, तो आम की सरफेस है बाहर और अंदर बल्क है, उसको बल्क बोलते हैं, अंदर वाले पार्ट को। आइए जरा, तो हमने बेसिक टर्म में एडजॉर्प्शन समझा बहुत बेहतरीन तरीके से। अब चलते हैं एडजॉर्बेट पर। एडजॉर्बेट क्या होता है समझिएगा जरा। एडजॉर्बेट क्या होता है? द सब्सटेंस विच गेट एडजॉर्ब, मतलब जो एडजॉर्ब होता है उसको एडजॉर्बेट बोलते हैं। जो एडजॉर्ब होता है उसको एडजॉर्बेट बोलते हैं। एडजॉर्बेंट क्या होता है मालिक? मालिक एडजॉर्बेंट, द सब्सटेंस ऑन विच एडजॉर्बेट गेट एडजॉर्ब, मतलब ऐसा सब्सटेंस जिसके ऊपर एडजॉर्बेट एडजॉर्ब होता है। तो बताओ पाउडर क्या है और तुम्हारा मुंह क्या है? बता दो जल्दी फटाफट से, बोलो। पाउडर क्या है और मुंह क्या है? कौन एडजॉर्बेट है, कौन एडजॉर्बेंट है? फटाफट से बताओ। पाउडर क्या है और मुंह क्या है? जल्दी बताओ फटाफट से, इतना तो समझ ही लिया। अब बोलें जरा, एडजॉर्बेट कौन है, एडजॉर्बेंट कौन है? जल्दी से बता दो। बहुत बढ़िया बेटा, हर्षिता जी ने सबसे पहले आंसर दिया है, बहुत बढ़िया बेटा, क्या बात है। और भी लोगों ने आंसर दिया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। पाउडर जो है वो एडजॉर्बेट है, बिल्कुल सही बात है। और तुम्हारा मुंह कह रहे अपने हिसाब से समझ लो सर। एडजॉर्बेंट, बिल्कुल सही बात है। यानी कि जो पीछे हमारा डायग्राम था, इसमें सब्सटेंस वन क्या है? एडजॉर्बेट। ये क्या है? एडजॉर्बेट। और सब्सटेंस टू क्या है बेटा? एडजॉर्बेंट। एडजॉर्बेंट, सही है? क्या ये बात सही है? जी हां, क्या बात है, बहुत बढ़िया करिश्मा। बचपन में एक बड़ा बेहतरीन सीरियल आता था, हम लोग देखा करते थे, करिश्मा का करिश्मा। फिर उसका आता था जी हॉरर शो, उसमें एक बहुत खतरनाक बिल्ली हुआ करती थी। और उस समय तो मतलब डर की इंतहा इतनी थी कि जो चद्दर थी उसमें होल करके ऐसे देखा करते थे एक आंख से। आहट आता था, आहट। आहट में पता क्या होता था? ऐसे दरवाजे बजा करते थे, भयंकर डर का माहौल, थर थर कांपने वाला। अगली डेफिनेशन है बेटा डीस ऑप्शन। डीस ऑप्शन क्या है? नाम से कुछ लग रहा है? डी मतलब क्या होता है?
कभी भी केमिस्ट्री में डी देखो ना, तो डी का मतलब रिमूवल होता है, रिमूवल। सही है। अरे अब सीरियल अब कहां आते हैं भाई, अब तो मतलब डर के नाम पे मजाक चलता है। पहले आया करते थे सीरियल, पूछना कभी अपने बड़े भाई बहन या अपने चाचा से, मामा से। 4 दिन तक नींद नहीं आती थी, एक सीरियल देख लिया तो। वो थी एक्टिंग, उसको बोलते हैं एक्टिंग। इधर आइए जरा, केमिस्ट्री में कहीं डी आएगा मतलब रिमूवल। मतलब ये जो किया ना, इसका उल्टा कर दो। जैसे इस बोर्ड पर धूल जमी है, मैं हटा रहा हूं, बताओ क्या कर रहा हूं मैं? डी ऑप्शन। पाउडर लगाया था, पोंछ लिया, दोस्तों ने बेइज्जती कर दी, क्या लगाया है? पोंछ लिया, मतलब क्या किया? डी ऑप्शन। सही बात है। इसका मतलब यह है कि रिमूवल ऑफ adsorbate from the surface of adsorbent, मतलब यह है कि एडजॉर्बेंट की सरफेस से एडजॉर्बेट को हटा दिया। यानी कि मैं ऐसा बोल सकता हूं, रिवर्स ऑफ adsorption is called desorption। एडजॉर्प्शन का उल्टा डिसऑप्शन होता है, एडजॉर्प्शन का उल्टा डिसऑप्शन है। किताबों से धूल हटाते हो, डिसऑप्शन। मोबाइल से धूल हटाते हो, डिसऑप्शन। मतलब एडजॉर्प्शन का अपोजिट क्या कहलाता है? डिसऑप्शन। चलिए फटाफट से नोट कर लीजिए, बहुत आसान है, नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए और फिर मेरे को बताइए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्लियर है सारी डेफिनेशन? छोटी छोटी सी डेफिनेशन है, और जो डेफिनेशन है उन्हीं से ही निकलते हैं सवाल। थ्योरेटिकल चैप्टर का एक अपना इंपॉर्टेंस है, जो डेफिनेशन वही सवाल, पेपर में कर दो बवाल। डन। चलो चलें का आगे बढ़ें? आइए जरा आगे बढ़ते हैं। सॉप्शन, सॉप्शन, सॉप्शन क्या है? सॉप्शन, सिर्फ सॉप्शन। इसका मतलब है when adsorption and absorption both takes place simultaneously, तो उस फिनोमेना को बोलते हैं सॉप्शन। आकांक्षा कहेंगे ना नो ऑप्शन। बहुत बढ़िया बेटा, यही करो नीटियन। लक्ष्य नीटियन बहुत तगड़े हैं भाई, कुड भी बना देते हैं। सॉप्शन मतलब क्या है? जब एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों साइमल्टेनियसली हो। आप बोलोगे सर पीछे भी तो हो रहे थे, आपने जब डेफिनेशन लिखाई थी सरफेस पर ज्यादा थे, बल्क में कम थे, दोनों ही हो रहे थे। वो जो कम वाले थे ना, वो इतने कम होते हैं कि नेग्लिजिबल होता है, तो हम पूरा का पूरा सरफेस फिनोमेना मानते हैं। लेकिन सॉप्शन में क्या होता है? अच्छी खासी कॉन्सेंट्रेशन सरफेस पर भी होती है और अच्छी खासी कॉन्सेंट्रेशन बल्क में भी होती है। यानी कि सब्सटेंस 1 के कुछ पार्टिकल सब्सटेंस 2 एब्जॉर्ब भी कर लेता है।
जैसे डाइस जो होती है, डाइस का कभी नाम सुना? कॉटन फाइबर पे एडजॉर्ब भी होती हैं और एब्जॉर्ब भी होती हैं। ठीक है, ये एग्जांपल है। स्पॉन्ज वगैरह, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, स्पॉन्ज वगैरह। चलिए आइए, तो सॉप्शन में क्या होता है? एड्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों हो, उसको सॉप्शन बोलते हैं उस फिनोमेना को। अभी हम एग्जांपल भी लिखेंगे इसके। अगली डेफिनेशन है अक्लूजन। अक्लूजन क्या है? ये स्पेशल केस ऑफ, ये स्पेशल केस ऑफ एड्जॉर्प्शन है। सर कैसा स्पेशल केस, और यही वाला ही क्यों पढ़ रहे हैं? आइए समझते हैं। अक्लूजन मतलब एडजॉर्बेट, एडजॉर्बेट आपका गैस हो और एडजॉर्बेंट सॉलिड हो। मतलब सॉलिड की सरफेस पर गैस एडजॉर्ब हो जाए तो उसको अक्लूजन बोलते हैं। सर क्या ऐसा नहीं हो सकता कि लिक्विड एडजॉर्ब हो जाए? हो सकता है। सर सॉलिड पर सॉलिड हो सकता है? बिल्कुल सही बात है। लेकिन सर यही क्यों पढ़ा रहे हो? क्योंकि अक्लूजन आपने पढ़ रखा है और बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस के हिसाब से। आप लोगों ने हाइड्रोजनेशन रिएक्शन ऑफ अल्कीन पढ़ी है? थोड़ा याद दिलाता हूं, क्लास 11वीं अल्कीन पर आपने रिएक्शन कराई थी H2 गैस की इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। तो यह कैटलिस्ट हाइड्रोजन को एडसॉर्ब करता है और फिर अल्कीन इसके साथ रिएक्शन करके क्या बना लेती है? अल्केन। पाई बॉन्ड ब्रेक कर देते एच से। तो यह रिएक्शन आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए हम ये स्पेशल केस भी पढ़ते हैं इसका। इस फिनोमेना को क्या बोलोगे? अक्लूजन। क्या बोलोगे? अक्लूजन। क्या बोलोगे? अक्लूजन। क्या? अक्लूजन। चलिए नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। फटाफट से लिख दीजिए। अरे नोट कर लीजिए भाई जल्दी से। लिख लो। चलें आगे। पक्का? पक्का? अरे वाह वाह, बहुत बढ़िया। चलिए भाई आगे चलते हैं। अब कई बच्चों के दिमाग में डाउट आ रहा होगा, सर एडजॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन क्या एक्चुअल में क्या मतलब है इसका? आइए समझते हैं। एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन के बीच का अंतर समझ लीजिए जरा, क्या होता है? क्या अंतर है? इन एडजॉर्प्शन द सब्सटेंस इज कंसंट्रेटेड ओनली एट द सरफेस एंड डज नॉट पेनिट्रेट इन द बल्क ऑफ द एडजॉर्बेंट। सरफेस पर ही रहता है, बल्क में नहीं जाता। इन एब्जॉर्प्शन द सब्सटेंस इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बल्क ऑफ द सॉलिड। जैसे मान लीजिए, मैं आपको दोनों एग्जांपल समझाता हूं। मैं ऐसे बना देता हूं, ये मैं एडजॉर्प्शन बता रहा हूं, ये एब्जॉर्प्शन बता रहा हूं, दोनों में अंतर समझ आ जाएगा आपको। एडजॉर्प्शन में पता क्या होता है? सरफेस पर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है, जो मैं पहले समझा रहा था। देखो 100% तो दोनों ही नहीं होते। और एब्जॉर्प्शन मतलब बल्क में ज्यादा। अंतर समझो। एडजॉर्प्शन मतलब सरफेस पर ज्यादा, बल्क में कम। एब्जॉर्प्शन मतलब बल्क में ज्यादा, सरफेस पर कम। और यहां इतनी कम होती है कि इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, इसलिए हम इसको कंप्लीटली एडजॉर्प्शन बोल देते हैं। और यहां बल्क में ज्यादा होती है, सरफेस पर कम होती है, सरफेस पर इतनी कम होती है कि उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, यानी कि हम बोलेंगे पूरा बल्क फिनोमेना है। यानी कि एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन एक्चुअल में 100% ट्रू नहीं है, लेकिन फिर भी हम बाय डेफिनेशन चलें तो ऐसा मान लेते हैं, डेफिनेशन में माना जाता है। ठीक है, डेफिनेशन कुछ मान के लिखी गई है। ठीक है, ठीक है। हाँ भाई,
चलिए लिख लीजिए इसको फटाक से। मनीष जी कह रहे हैं ओके 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 बॉस। तेरा साथ है कितना प्यारा, कम लगता है जीवन सारा। डन। डिंपल बेटा तुमको कौन से रसगुल्ले याद आ रहे हैं? डिंपल का कहना है रसगुल्ले हैं। इसको बोलते छेने, ये छेने हैं छोटे छोटे, इसको बंगाली मिठाई भी कहते हैं। छेने छेने छेने, और ये बड़ा छेना। ये छोटे छोटे छेने। चलें, आइए जरा कुछ एग्जाम्पल आपकी जिंदगी में आपने ये देख रखे हैं। एग्जाम्पल ऑफ एड्सॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन एंड सॉर्प्शन। जैसे पहला, सिलिका जेल एड्सॉर्ब वाटर वेपर्स वाइल एनहाइड्रस CaCl2 एब्सॉर्ब्स इट। इसका मतलब क्या है? ये मिक्स एग्जाम्पल है कि जो सिलिका जेल है वो वाटर वेपर को एब्सॉर्ब करता है, जबकि कैल्शियम क्लोराइड एब्सॉर्ब करता है। सर एग्जाम्पल बताओ, एग्जाम्पल एग्जाम्पल याद करो। बचपन में जब तुम्हें स्कूल भेजा गया था तो तुम्हारे पास एक स्कूल बैग आया था। उस स्कूल बैग में एक छोटी सी पुड़िया निकली थी, पैकेट निकला था जिसके ऊपर लिखा था सिलिका जेल। तुमने उस समय ध्यान नहीं दिया था और वो पैकेट आज तक उसी बैग में पड़ा हुआ है। और अब हम बड़े हो गए हैं तो जरा उस पैकेट को निकाल के देखना, उस पर अभी भी सिलिका जेल लिखा है ना? तो एक्चुअल में वो सिलिका जेल क्यों डालते थे? मतलब वो पैकेट छोटे छोटे दाने होते थे, छोटे छोटे दाने, सिलिका जेल की गोलियां, छोटी छोटी गोलियां, छोटी छोटी गोलियां। तो वो क्या करता था? एब्जॉर्ब कर लेता था वाटर वेपर को। एब्जॉर्ब, थर्मस फ्लास्क में ऐसा होता था, है ना? याद है वो दिन, याद है वो पल जब पहली बार आपके पास थर्मस फ्लास्क आया था? उसमें छोटी छोटी गोलियां रहती थी, वो एक्चुअल में सिलिका जेल की थी। लिखा है उसमें, आज भी लिखा है, आज तक लिखा है और आगे भी लिखा रहेगा। हाँ, बॉटल में भी था, बैग में भी था। तो वो जो आप, अच्छा ये कह रहा हमने फेंक दिया था, ठीक है, फेंक भी दिया था तब भी उस पर वही लिखा था, है ना? तो वो वाटर वेपर को एब्जॉर्ब कर लेता था। अगर तुम कैल्शियम क्लोराइड ले लोगे तो पानी एब्जॉर्ब कर लेगा, और कैल्शियम क्लोराइड तुम्हें पता है हाइड्रोलाइज हो जाता है, मतलब पानी ले लेगा, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना देगा, CaOH होल ट्वाइस प्लस HCl, है ना? अगला देखो जरा, चारकोल एब्जॉर्ब अमोनिया गैस वाइल वाटर एब्जॉर्ब्स इट। चारकोल मतलब एक तरीके से कार्बन का एक फॉर्म है, तो अमोनिया गैस इस पर एब्जॉर्ब हो जाती। मान लो ये चारकोल है, इधर मैं काला काला पोत दूं, ये चारकोल है, ठीक है, मतलब कार्बन मैंने ले लिया हाथ में, और अमोनिया गैस आएगी तो इस पर एब्जॉर्ब हो जाएगी। लेकिन अगर अमोनिया गैस को पानी के साथ इंटरेक्ट कराओगे तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, रिएक्शन हो जाएगी, मतलब पानी अमोनिया को खींच लेगा, तो हाइड्रोलाइज हो जाएगा, यानी कि NH4OH बन जाएगा। अगला देखें, डाइज एड्सॉर्ब्स एज वेल एज एब्जॉर्ब्स ऑन दी कॉटन फाइबर, जो अभी मैं बता रहा था, स्पॉन्ज वगैरह, जो एक बच्चा करता है स्पॉन्ज वगैरह, वही है। तो डाइज जो है वो कॉटन फाइबर पर एड्सॉर्ब भी होती है और एब्जॉर्ब भी होती है, यानी कि ये एग्जाम्पल किसका है? सॉर्प्शन का। और ये एग्जाम्पल दोनों किसके हैं? एड्सॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन, AD और AB, ठीक है। एनहाइड्रस का मतलब होता है बिना पानी का, सूखा सूखा, एनहाइड्रस मतलब सूखा, और उसमें तुम पानी डाल दोगे, एब्जॉर्ब हो जाएगा CaCl2 में, ठीक है। चलिए भाई नोट कर लीजिए तीनों एग्जाम्पल, तीनों एग्जाम्पल नोट कर लीजिए जरा, लिख लीजिए जरा।
कोई कह रहा मेकअप ब्लेंडर, बिल्कुल सही बात है आपकी बात, मतलब एकदम ऐसी है, क्या बताएं। कौन लिख रहा था ये मेकअप ब्लेंडर? दीपक था? कौन था? किसने लिखा था? आगे नाम निकल गया, दीपक था शायद। मेकअप ब्लेंडर बिल्कुल सही, लेकिन तुम्हें कैसे पता? दीपक, ए दीपक, तुम्हें कैसे आइडिया इसका है? क्यों भाई दीपक जी, ए दीपक, तुम्हें कैसे पता चला इसका? लिख लिया? मेकअप ब्लेंडर, दीपक, ओ दीपक है, दीपक। आइए चलते थर्मोडायनेमिक्स ऑफ एडजॉर्प्शन। दीपक जी से अभी कनेक्ट किया जाएगा। थर्मोडायनेमिक्स ऑफ एडजॉर्प्शन का मतलब क्या है? ये जो खेल हो रहा है, ये जो खेला हो रहा है, कुछ तो मामला है यहां, एडजॉर्प्शन होने का कुछ तो मामला है, तो उसमें हम थर्मोडायनेमिक्स समझते हैं। जरा क्या है थर्मोडायनेमिक्स समझते हैं जरा। ये कह रहा दीपक नहीं दीपिका थी। अच्छा, आइए जरा, एंथैल्पी के बारे में क्या ख्यालात हैं आपके? क्या सोचते हो, क्या आता है आपके दिमाग में सबसे पहले जब तुम सोचते हो एडजॉर्प्शन के बारे में? क्या तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले आता है? कि एक सब्सटेंस के ऊपर दूसरा सब्सटेंस आ गया। क्या हुआ होगा? क्या हुआ होगा बताओ? जब कभी भी एक सब्सटेंस के ऊपर दूसरा सब्सटेंस आएगा, यानी कि कुछ ना कुछ इंटरेक्शन तो होगा। और इंटरेक्शन कैसा हो सकता है? दो प्रकार का, या तो वीक बॉन्ड बनेंगे या स्ट्रांग बॉन्ड बनेंगे। या तो वीक बनेंगे या स्ट्रांग बॉन्ड बनेंगे, लेकिन बॉन्ड तो बनेंगे ना, चाहे वीक हो चाहे स्ट्रांग, बॉन्ड तो बनेंगे ना। बॉन्ड बनने पर एनर्जी निकलती है या एब्जॉर्ब होती है? बताओ जरा मुझे, बताओ जरा। बॉन्ड बनने पर एनर्जी निकलती है या एब्जॉर्ब होती है? ये मुझे कमेंट बॉक्स में लहरा दो जल्दी फटाफट से बोलो। बॉन्ड बनने पर बेटा एनर्जी रिलीज होती है। क्यों? तोड़ने के लिए देनी पड़ती है। बिल्कुल सही बात है, निकलती है। तो मैं ऐसे लिखूंगा, मैं ऐसे लिखूंगा, ड्यूरिंग एडजॉर्प्शन, ड्यूरिंग एडजॉर्प्शन वीक वांडरवाल फोर्स, वीक वांडरवाल फोर्स और स्ट्रांग केमिकल बॉन्ड्स, और स्ट्रांग chemical bonds are formed, chemical bonds are formed, energy is released, energy is released, या हीट रिलीज लिख देता हूं, है ना? एनर्जी बोलो, हीट बोलो, बता रहा है। हीट इज रिलीज्ड, दिस हीट is called heat और एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन। जरा लाइन पढ़े दो बार, कम से कम दो बार पढ़ के दिखाना है तुमको। एडजॉर्प्शन के दौरान क्या होता है? दो सब्सटेंस आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो ऐसे तो करेंगे नहीं, कुछ ना कुछ तो मामला दोनों के बीच चल रहा होगा, तभी तो इंटरेक्शन होगा। सब्सटेंस 1 और सब्सटेंस 2 के बीच में कुछ ना कुछ तो इंटरेक्शन होगा। एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच में कुछ ना कुछ तो मामला चल रहा होगा, कुछ ना कुछ तो अट्रैक्शन होंगे। अब वो अट्रैक्शन क्या होंगे? या तो वीक फोर्स हो सकते हैं या स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड हो सकते हैं। हीट तो निकलेगी, क्यों? बॉन्ड तो बनना है। और अगर हीट निकलेगी तो उसको हीट या एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन बोलेंगे। यानी कि मैं लिख सकता हूं डेल्टा एच ए डी,
नेगेटिव। क्या बोलूंगा? नेगेटिव। क्या बोलूंगा? नेगेटिव। लेस देन जीरो होगी। हीट रिलीज मतलब डेल्टा एच नेगेटिव। हीट रिलीज मतलब डेल्टा एच नेगेटिव। ठीक है, चलिए भाई फटाफट से इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। मामा ओपोप मामा। चले आगे, बोलिए डंडन डंडन हो जाए तो आगे बढ़े। डन। चलिए 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 चलिए, बहुत बढ़िया। आइए आइए, आगे चलते हैं। सेकंड पॉइंट है एंट्रोपी। एंट्रोपी को आप कैसे डिफाइन करते हो? रैंडमनेस को एंट्रोपी बोलते हैं। जैसे आपकी क्लास खत्म होगी, आप इधर उधर भागने लगोगे, एंट्रोपी बढ़ गई, रैंडमनेस बढ़ गई। यहां क्या होता है? एंट्रोपी की तो हमने डिफाइन कर लिया कि रैंडमनेस की डिग्री को हम बोलते हैं एंट्रोपी। यहां क्या हो रहा है? इधर, अरे इधर देखो, पीछे तो देखो, यहां क्या हो रहा है? एड्सॉर्बेट के पार्टिकल एड्सॉर्बेंट की सरफेस पर आ रहे हैं। एड्सॉर्बेट के पार्टिकल एड्सॉर्बेंट की सरफेस पर आ रहे हैं, यानी कि रैंडमनेस कम हो रही है या बढ़ रही है? बताओ, आप बता सकते हो। रैंडमनेस कम हो रही है या बढ़ रही है? बोलो। बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल कम हो रही है। वही लाइन में लिख रहा हूं, ड्यूरिंग एडजॉर्प्शन द एडजॉर्बेट पार्टिकल्स द एडजॉर्बेट पार्टिकल अरे पार्टिकल द एडजॉर्बेट पार्टिकल गेट लोकलाइज्ड। लोकलाइज का मतलब किसी एक जगह पर आना। जैसे आपने आपके दोस्त को बोला कि नुक्कड़ वाली चाय की दुकान में मिलना, मतलब आप एक जगह आ रहे हो, मतलब आप लोकलाइज हो रहे हो, इकट्ठे हो रहे हो। ठीक है, तो ड्यूरिंग एडजॉर्प्शन द एडजॉर्बेट पार्टिकल गेट लोकलाइज, रैंडमनेस डिक्रीजेज। जी हां, रैंडमनेस डिक्रीजेज। और रैंडमनेस कम हो रही है मालिक। जी मालिक, रैंडमनेस कम हो रही है। और रैंडमनेस कम हो रही है मालिक, तो क्या हो रहा है? एंट्रोपी कम हो रही है। एंट्रोपी डिक्रीजेस। बात समझ में आई? एंट्रोपी डिक्रीजेस क्यों? क्योंकि एड्सॉर्बेट के पार्टिकल तो एड्सॉर्बेंट की सरफेस पर आ रहे हैं, यानी कि रैंडमनेस कम हो रही है, यानी कि डेल्टा एस एडी नेगेटिव। क्या आएगा? नेगेटिव, यानी कि लेस देन जीरो। क्या यह बात आपकी समझ में आई? क्यों लड्डू गोपाल, आप लोगों की बात समझ में आई क्या? बोले भाई, क्लियर है एकदम? क्लियर है एकदम? नेगेटिव क्यों? नेगेटिव इसलिए क्योंकि रैंडमनेस कम हो रही है ना, बढ़ नहीं रही। अगर बेटे रैंडमनेस बढ़ेगी तो डेल्टा एस ग्रेटर देन जीरो होगा, रैंडमनेस कम होगी तो डेल्टा एस लेस देन जीरो होगा। होगा नहीं होगा? फिर चलिए फिर आगे चलेंगे गिब्स फ्री एनर्जी पर। चले मालिक, आगे बढ़े, इजाजत दे दो मालिक, मुझे आगे बढ़ने की इजाजत दे दो मालिक,
ये वाले कि मुझे इजाजत दे दो आगे बढ़ने की। एक तो ये अलग प्रजाति पैदा हो गई, कह रही सवाल क्वेश्चन करा देंगे भाई, थ्योरी समझ लो, थ्योरी पढ़ ली, समझ लो सवाल बन गए, बन गए, बन गए। चलें आगे। चमकेश, चलिए, गिव्स फ्री एनर्जी के बारे में थोड़ा बहुत तो जानते होगे तुम, क्यों? गिव्स फ्री एनर्जी का फॉर्मूला मुझे बता दो। अरे मुझे फॉर्मूला तो बता दो। डेल्टा जी डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है, यही होता है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब मेरे ख्याल से आपको डेल्टा एच का साइन पता है, डेल्टा एस का साइन पता है, तो यानी कि साइन पुट कर देंगे हम यहां पे। देखो ध्यान से देखना जरा, ये तो होता है फॉर्मूला। अब अगर मैं डेल्टा एच का साइन पुट कर दूं, और डेल्टा एच का साइन पुट किया मैंने, तो माइनस डेल्टा एच बोल दूं मैं इसको साइन के साथ। डेल्टा एच होगा जैसे माइनस 30 किलो जूल पर मोल, ऐसा साइन के साथ, है ना। और डेल्टा एस भी तो नेगेटिव होगा ना। अगर मैंने डेल्टा एस भी नेगेटिव रख दिया, और एक नेगेटिव पहले से है, माइनस और माइनस बेटा प्लस होता है बचपन से, प्लस टी डेल्टा एस, यही आएगा। मैंने साइन के साथ रख दिया, मैंने साइन के साथ रख दिया। अब अगर मैंने साइन के साथ रखा, तो अब मुझे बताना जरा, क्या तुम्हें यह पता है, क्या तुम्हें यह पता है कि डेल्टा जी जब लेस देन 0 होता है तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है, अपने आप होगा ये। और ऐसा देखा गया कि एड्सॉर्प्शन में डेल्टा एच की न्यूमेरिकल वैल्यू, जिसको हम मॉड बोलते हैं, बड़ी होती है टी डेल्टा एस की न्यूमेरिकल वैल्यू से। ऐसा सारे के सारे एड्सॉर्प्शन प्रोसेस में ऑब्जर्व किया गया। यानी कि यह तो तुम्हें पहले से पता है, ऐसा होता है। और अगर ऐसा होता है, डेल्टा एच की न्यूमेरिकल वैल्यू टी डेल्टा एस से ज्यादा है, तो ओवरऑल डेल्टा जी क्या कहलाएगा? ओवरऑल डेल्टा जी क्या कहलाएगा? नेगेटिव। क्या कहलाएगा? नेगेटिव। और डेल्टा जी एडी लिख दूं मैं एड्सॉर्प्शन। ओवरऑल डेल्टा जी क्या कहलाएगा? नेगेटिव। अब आप बोलोगे सर टी डेल्टा एस वाली वैल्यू बड़ी नहीं हो सकती है? मैथमेटिकली चलोगे तो ये वैल्यू बड़ी और ये छोटी हो सकती, लेकिन ऐसा कहीं देखा नहीं गया। मतलब जिन एड्सॉर्प्शन प्रोसेस को आज तक ऑब्जर्व किया गया, उनमें ऐसा पाया गया कि डेल्टा एच की वैल्यू न्यूमेरिकल वाली बड़ी है कंपैरिजन टू टी डेल्टा एस। यानी कि ये कंडीशन पता है, ये होता है, डेल्टा एच की न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी होती है टी डेल्टा एस से। तो उसके बाद क्या? उसके बाद है कि डेल्टा जी नेगेटिव आएगा ही आएगा। भाई आप बोलो, लॉजिकली भी सोच लो ना, सर मोबाइल की स्क्रीन पर डस्ट के पार्टिकल क्यों टिके हुए हैं? किसी ने बोला तो नहीं था उनको? बोला था क्या किसी ने? ए डस्ट इधर आ, बोला था क्या किसी ने? नहीं ना। ये जो पंखा लगा है, इसकी सरफेस पर डस्ट पार्टिकल क्यों चिपके हैं? किसी ने बोला था क्या उनको? अपने आप। जी हां, अपने आप। अपने आप मतलब अपने आप। क्या बात है, तालियां। अपने आप मतलब स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस मतलब डेल्टा जी नेगेटिव होगा उनका। कई लोग ऐसा भी सोच सकते हैं, देखो साइंस है, आप कहीं भी जा सकते हो, सर ग्रेविटी की वजह से नीचे ही तो टिकेंगे। फोन को ना उल्टा कर देना, ऐसे लटका देना, कुछ ही पार्टिकल थोड़ा बहुत गिरेंगे नीचे, लेकिन वो चिपके ही रहेंगे। पंखे पे धूल ऊपर से तो रहती ही है, मतलब पंखे की जो ब्लेड होती है ऊपर तो रहती है, नीचे से भी तो काला कर रखा है तुमने अपने घर में। देखो पहले उसको साफ करो, फिर पढ़ना सरफेस केमिस्ट्री। भाई अगर ऐसी ग्रेविटी वाली बातें, बड़ी बड़ी बातें करोगे ना, तो फिर हमारे पास भी हैं चीजें, तो चिपकी हैं, नीचे से चिपकी हैं, फिर कहां गई ग्रेविटी तुम्हारी? ठीक है, क्लियर है बेटा? तो डेल्टा जी एड्सॉर्प्शन नेगेटिव है। क्या भाई? नेगेटिव। कह रहे मैं जा रहा हूं पंखा साफ करने, मम्मी ने सुन लिया। क्लास के बाद आपके पास ब्रेक है, आप आराम से साफ करना, बढ़िया टाइड वाइड एरियल वेरियल पाउडर वाउडर डाल के बढ़िया पोंछा मारना घर में। आज पूरा पूरा पोंछा लगना चाहिए घर में।
चलिए नोट कर लीजिए जरा। अच्छा, एक बड़ी अच्छी चीज हो गई आपकी जिंदगी में। कोई तुमसे अगर पूछे, अगर कोई तुमसे क्लास के बाद पूछे कि डेल्टा एच क्या होता है एड्सॉर्प्शन का, बोलना नेगेटिव। डेल्टा एस क्या होता है? नेगेटिव। डेल्टा जी क्या होता है? नेगेटिव। खत्म। कह रहे हम कॉलिन से, ना ना कॉलिन नहीं, टाइड एरियल से अच्छा साफ होता है। क्योंकि कपड़े धोने का ना तुम्हें एक्सपीरियंस बहुत तगड़ा है, इसलिए मैंने बोला था। अच्छा एक्सपीरियंस है आपको, बढ़िया घिसते हो। शकल से ही लग रहा तुम्हारा नीटियन। क्यों? सारे नेगेटिव। चलें आगे। चले गया। ओए ओए, डंडन डंडन, चले आगे। जल्दी बोलो फटाफट से, आगे बढ़े क्या? कह रहे कोलगेट से साफ करें। बेटा कोलगेट ना, कोलगेट दांतों में घिसा जाता है। जो तुम्हारे गंदे से दांत दिख रहे हैं ना, उनमें घिसा जाता है कोलगेट। चलें आगे। चलिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग एड्सॉर्प्शन ऑफ गैसेज ऑन सॉलिड। ध्यान से देखें जरा क्या लिखा है यहां पर। अरे जो का लिख दो, फैक्टर्स अफेक्टिंग एड्सॉर्प्शन ऑफ गैसेज ऑन सॉलिड। आप बोलोगे सर ये तो हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा है। बिल्कुल नहीं, ना ये पीछा छोड़ेगा एग्जाम तक, ना हम लोग पीछा छोड़ेंगे तुम्हारा, ठीक है? ना तुम्हारे रिश्तेदार छोड़ेंगे तुम्हारा पीछा। चलो इधर देखो, गैसेज ऑन सॉलिड की अगर मैं बात करूं तो ये तो पीछे अभी अक्लूजन में बताया था सर आपने, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है आपकी जिंदगी का। आपकी जिंदगी का ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है माय लॉर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट। देखो जरा, गैसेस क्या है एडसॉर्बेट, सॉलिड क्या है एडसॉर्बेंट। पहले मैं ये बात लिख देता हूं क्योंकि दिमाग कम है ना तुम में। गैसेस हैं क्या? एडसॉर्बेट। और सॉलिड क्या है? एडसॉर्बेंट। ठीक है, सबसे पहला फैक्टर है सरफेस एरिया। एरिया, सरफेस एरिया किसका? एडसॉर्बेंट का। सही बात है ना, एडसॉर्बेंट का सरफेस एरिया। ठीक है, एडसॉर्बेंट का सरफेस एरिया। आप जरा खुद से थोड़ा सा दिमाग लगा के मुझे बताओ, सरफेस एरिया ज्यादा है, सरफेस एरिया ज्यादा है, तो बताओ एडसॉर्प्शन बढ़ेगा या कम होगा? बहुत बड़ा सरफेस एरिया है, बोलो, बहुत बड़ा सरफेस एरिया है, बताओ एडसॉर्प्शन बढ़ेगा या कम होगा? सॉलिड का एडसॉर्प्शन, सॉलिड का एडसॉर्बेंट का सरफेस एरिया ज्यादा है, बताओ बढ़ेगा कम होगा? बढ़ेगा। बहुत बढ़िया, क्या बात है मान्या जी, वेरी गुड। सरफेस एरिया बढ़ेगा तो एडसॉर्प्शन बढ़ेगा, मतलब एडसॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। मतलब सरफेस एरिया ज्यादा होगा मतलब मोर अवेलेबिलिटी होगी, ज्यादा अवेलेबल जगह है एडसॉर्बेट के पार्टिकल, ज्यादा अवेलेबल जगह एडसॉर्बेट के पार्टिकल के लिए। याद करो बचपन में जब तुम स्कूल जाया करते थे, याद है वो स्कूल के दिन? मुझे तो बहुत याद आते हैं वो पल। याद है तुम्हें वो स्कूल के दिन जब आप क्लास के आधे घंटे पहले स्कूल पहुंच जाते थे और क्लास में सबसे पहले आप एंटर करते थे? कितना ज्यादा सरफेस एरिया था आपके पास बैठने के लिए। हालांकि तुम बैठते उसी के पास थे, वो अलग बात है, लेकिन तुम्हारे पास अवेलेबिलिटी बहुत थी कि मैं कहां बैठूं, इधर बैठूं, इधर बैठूं, इधर बैठूं। हालांकि तुम्हारी जगह फिक्स थी, मैं जानता हूं, मैं जानता हूं ये बात, लेकिन तुम्हारे पास जगह बहुत थी ना, ये वाली बात है। तो सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो ज्यादा एडसॉर्प्शन हो सकता है, कहीं भी बैठ सकते हो। तो एडसॉर्बेट के पार्टिकल भी ऐसे ही हैं, एडसॉर्बेट के पार्टिकल भी ऐसे ही ना, ज्यादा सरफेस एरिया होगा, ज्यादा अवेलेबिलिटी है। हाँ, कह रहे हम तो एकदम एंड में जाते थे। ये तो तुमने बता दिया एंड में जाते थे, ये नहीं बताया कि उसका डंडे अलग खाते थे,
वो कौन बताएगा? वो मैं बताता हूं। तापमान। आइए जरा टेम्परेचर की बारे में बात कर लें। कोई मुझे बता सकता है क्या, मुझे याद नहीं आ रहा, कोई मुझे बता सकता है क्या टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो क्या होगा? मेरे को याद नहीं आ रहा है। कोई मुझे बता सकता है कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा? दो लोग आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ा दिया, बताओ। एक सब्सटेंस 2 है, एक सब्सटेंस 1 है, एक एडजॉर्बेंट एक एडजॉर्बेट है। टेम्परेचर बढ़ा दिया, क्या करा? टेम्परेचर बढ़ा दिया, क्या करा बताओ? टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब आपने सब्सटेंस को एनर्जी दे दी। टेम्परेचर दे दिया मतलब हीट दे दी। हीट दे दी तो क्या होगा? बॉन्ड टूटेंगे। एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के जो बॉन्ड बने हैं वो टूटेंगे। टेम्परेचर दे दिया तुमने भाई, और बॉन्ड टूटेंगे तो क्या होगा? बहुत बढ़िया, क्या बात है, डिसऑर्प्शन होगा, यानी कि एडजॉर्प्शन कम होगा। बिल्कुल सही बात है। तो टेम्परेचर क्या होगा जो, हाँ, टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोल दूं क्या? अरे लिख दूं क्या? सही है। और अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं ग्राफ बनाऊं, ग्राफ एडजॉर्प्शन वर्सेस टेम्परेचर का, तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एडजॉर्प्शन कम होगा, टेम्परेचर बढ़ाओगे एडजॉर्प्शन कम होगा। और ये किसी एक फिक्स प्रेशर पर हम ऑब्जर्व करते हैं। गैस है तो कोई ना कोई प्रेशर होगा इसका, है ना? तो उस प्रेशर पर ऑब्जर्व करते हैं, और इन ग्राफ का नाम होता है आइसोबार, और पूरा नाम है एडजॉर्प्शन आइसोबार। नाम तो सुना ही होगा, क्यों? एडजॉर्प्शन आइसोबार इसका नाम है। आइसोबार क्यों? क्योंकि इसके किसी भी पॉइंट पर चले जाओ प्रेशर सेम है। एक फिक्स प्रेशर पर हम ये ऑब्जर्व करते हैं। प्रेशर फिक्स कर दिया, अब टेम्परेचर बढ़ाओ एडजॉर्प्शन कम होगा। आप बोलोगे सर आइसोबार तो वो होते थे जिसके मास नंबर सेम होते थे, एटॉमिक नंबर अलग होते थे। पगले, वो वाला आइसोबार अलग है, अलग है? दोनों के नाम जुड़वाएं, आइसोबार आइसोबार, नाम में जुड़वाएं बस, काम अलग अलग है। वो आइसोबार अलग था, एटॉमिक स्ट्रक्चर में है वो, और ये आइसोबार इधर है। ठीक है? तो टेम्परेचर बढ़ाने पर एडजॉर्प्शन कम क्यों होता है? लॉजिकली समझ लो, टेम्परेचर देने का मतलब एनर्जी दे दी, और एनर्जी दे दी इसका मतलब एडसॉर्बेट के पार्टिकल भागने लगेंगे। भागने लगेंगे तो डिसऑर्प्शन होगा, डिसऑर्प्शन होगा मानने के एडसॉर्प्शन कम होगा एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, फटाफट से बना लें जरा, फटाफट से बना लें जरा। कभी कभी मेरे दिल में सवाल आता है, चले क्या आगे? बोलो भाई, क्या मैं आगे बढ़ू? आयुष, क्या तुमने लिख लिया है? चले। डन 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 डन। चला जाए, चला जाता हूं किसी की धुन में। आइए जरा इधर, अगला है भैया प्रेशर। क्या है? प्रेशर। जी सर, प्रेशर। देखिए, अब आप बताओ जरा, सुनिएगा। आपने गैस को दबा दिया, सॉलिड की सरफेस एडजॉर्बेंट थी, गैस एडजॉर्बेंट था, दबा दिया, मतलब धक्का दे रहे हो, चलो 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 चलो, मतलब सरफेस पर दबा रहे हो, प्रेशर दे रहे हो आप एडजॉर्बेट के पार्टिकल को, यानी कि एडजॉर्प्शन बढ़ेगा। सही बात है। तो एडजॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। प्रेशर बढ़ाओगे एडजॉर्प्शन बढ़ेगा। लेकिन अगर मैं ग्राफ से तुमको समझाऊंगा, अरे बेटा इधर देखो, अगर मैं ग्राफ से तुमको समझाऊंगा, देखो ये है एडजॉर्प्शन और ये है प्रेशर। प्रेशर बढ़ाओगे एडजॉर्प्शन बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, लेकिन फिर कांस्टेंट हो जाएगा।
कांस्टेंट क्या हो जाएगा? जब एडजॉर्बेट के सारे पार्टिकल ही एडजॉर्ब हो जाएंगे तो किसे एडजॉर्ब कराओगे? किसे एडजॉर्ब कराओगे भाई? एडजॉर्बेंट के मान लो 200 मोल है, तो एडजॉर्बेट के 200 मोल है, एडजॉर्बेंट की बड़ी सरफेस है, एडजॉर्बेट के 200 मोल है। धीमे 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 मोल एडजॉर्ब होते जाएंगे, होते जाएंगे, होते जाएंगे, होते जाएंगे, फिर मोल्स कम दिखेंगे ना आपको बाहर ऊपर। आपने तो क्या करा, प्रेशर लगाया, सरफेस पर ले गए, अब धीमे धीमे सारे ही हो जाएंगे, तो कुछ बचेगा ही नहीं, सारा एडजॉर्ब हो ही चुका है। ठीक है, अगला देखें जरा। एक टाइम के बाद तो सारे एडजॉर्बेट के पार्टिकल खत्म हो जाएंगे ना। नेचर ऑफ गैस, जी हां, दिल थाम के बैठे हैं। नेचर ऑफ गैस वाला अच्छा फैक्टर है। ठीक है, ध्यान से इधर देखेंगे, आइए जरा। नेचर ऑफ गैस मतलब गैस का नेचर कैसा, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। मैं एक लाइन लिख रहा हूं, क्या? एडजॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लिक्विफेक्शन ऑफ गैस। जो गैस आसानी से लिक्विफाई हो जाती है उसका एडजॉर्प्शन भी आसानी से होगा। लिक्विफाई का मतलब क्या? गैस के पार्टिकल पास आते जाते आते जाते आते जाते आते जाते और बहुत पास जब आ जाते हैं ना तो वो लिक्विड फॉर्म ले लेते हैं। आपको ये तो पता ही होगा कि गैस में मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं, लिक्विड में पास पास होते हैं। तो गैस के मॉलिक्यूल दूर दूर थे, इकट्ठे हो रहे 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 हो रहे, इकट्ठे हो रहे, ओ हो रहे, ओ हो रहे, ओ हो रहे, ओ हो रहे, और जब एक कम डिस्टेंस पर वो आ जाएंगे तो लिक्विफाई हो जाएंगे। जैसे आप लोगों ने सिलेंडर में गैस देखी है, ब्यूटेन, सिलेंडर में गैस देखी ना, ब्यूटेन देखिए ना, है तो वो गैस लेकिन वो लिक्विड फॉर्म में अंदर, क्योंकि मॉलिक्यूल बहुत पास पास आ गए हैं। ठीक है, तो जितना आसानी से लिक्विफेक्शन उतना ज्यादा एडजॉर्प्शन। सर ये लिक्विफेक्शन का कैसे पता चलेगा? लिक्विफेक्शन का ऐसे पता चलता है कि लिक्विफेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रिटिकल टेम्परेचर। सर ये क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है? क्रिटिकल टेम्परेचर होता है ऐसा टेम्परेचर जिसके ऊपर लिक्विड फॉर्म में गैस नहीं होती। द टेम्परेचर अबव विच द गैस कैन नॉट बी लिक्विफाई, मतलब एक ऐसा टेम्परेचर जिसके ऊपर गैस गैस के फॉर्म में ही रहेगी, लिक्विफाई नहीं हो पाएगी, चाहे आप कितना भी प्रेशर अप्लाई कर लो। मतलब हर एक गैस का अपना क्रिटिकल टेम्परेचर होता है, उस टेम्परेचर पे गैस लिक्विफाई हो जाती है। सर इसका कैसे पता चलेगा? टीसी का, टीसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है ए अपॉन बी। सर ये है क्या क्या? मैं पूरा डिटेल में यहां लिख रहा हूं। टीसी है कीर्तिकल, कीर्तिकल टेम्परेचर, द टेम्परेचर अबव विच गैस कैन नॉट बी लिक्विफाई। ए क्या है? ए है वान डर वाल कांस्टेंट, ए और बी दोनों है ना। ए और बी क्या है? वान डर वाल कांस्टेंट। ए क्या बताता है? ए बताता है इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन, इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन के बारे में बताता है, और बी बताता है एक्सक्लूडेड वॉल्यूम के बारे में। ठीक है, ये कहानी इसकी, ये कहानी इसकी। ए ज्यादा बी कम, मतलब छोटे पार्टिकल हो और बढ़िया इंटरेक्शन हो तो लिक्विफाई हो जाएगी गैस। छोटे पार्टिकल हो, बढ़िया इंटरेक्शन हो, लिक्विफाई हो जाएगी। यानी कि ए ज्यादा बी कम होना चाहिए, यानी कि टीसी ज्यादा होना चाहिए। मैं ऐसे ही आपसे पूछ लेता हूं, मान लो एक गैस जिसका टीसी है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, दूसरी गैस जिसका टीसी है 200 डिग्री सेंटीग्रेड, बताओ कौन आसानी से एब्जॉर्ब हो जाएगी? 200 वाली, सीधी सी बात है, 200 वाली, सीधी सी बात है। ठीक है, तो ये नेचर ऑफ गैस है। लेकिन सर हमें अगर टीसी दिया है तब हम सवाल कर लेंगे, जिसका टीसी ज्यादा उसका लिक्विफेक्शन ज्यादा। हमें मान लो ए भी दिया है, सिर्फ ए, तो जिसका ए ज्यादा उसका टीसी ज्यादा, जिसका ए ज्यादा उसका टीसी ज्यादा। अगर तुम्हें सिर्फ बी दिया है
तो जिसका बी कम उसका टीसी ज्यादा, इनवर्सली है ना बी के तो। लेकिन अगर कुछ नहीं दिया है तो तुमको फिर पता होना चाहिए कौन सी गैस का टीसी ज्यादा होता है। अगर टीसी दिया नहीं है तो तुम्हें याद होना चाहिए टीसी क्या क्या होता है। तो टीसी की वैल्यू कौन याद करता है? कोई याद नहीं करता। हम ऑर्डर याद कर सकते हैं, ठीक है, हम ऑर्डर याद रख सकते हैं। और ऑर्डर मैं यहां लिख देता हूं, H2 N2 O2 CO CH4 CO2 HCl अमोनिया SO2। 2-3 बार लिखेंगे, याद हो जाएगा। यहां पर देखो डायटोमिक वाली H2N2O2 ये, फिर यहां कार्बन वाली गैसेस आ गई CO CH4 CO2, फिर HCl अमोनिया और SO2 ये। तो ये है क्या? एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन, यानी कि क्रिटिकल टेम्परेचर का भी ऑर्डर है। एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन, मान लो आपको 2 गैसेस दे रखी हैं, एक बोल दिया मीथेन और एक बोल दिया CO2, एक मीथेन और एक CO2, और पूछा गया बताओ कौन सी गैस आसानी से एडजॉर्ब हो जाएगी? ऑब्वियसली CO2। सर आया कहां से? इंट्रैक्शन से। लेफ्ट टू राइट जाओगे अट्रैक्शन फोर्सेस बढ़ते जाएंगे, और अट्रैक्शन फोर्स बढ़ने की वजह से क्या होगा? एडजॉर्प्शन बढ़ेगा। क्यों? लिक्विफेक्शन बढ़ेगा, ठीक है। तो ये कहानी है इसकी नेचर ऑफ गैस की, फटाफट से नोट कर लीजिए, तुरंत से पहले लिख लें। ओ भाई तुरंत से पहले लिखें। लिख लो तो बता देना मेरे को। ओ भाई जिसका टीसी ज्यादा उसका लिक्विफेक्शन ज्यादा, यानी कि एडजॉर्प्शन ज्यादा होना भी चाहिए। जो गैसेस के पार्टिकल पास पास आएंगे मतलब वो एडजॉर्प्शन को सपोर्ट कर रहे हैं। कर रहे नहीं कर रहे हैं? क्यों कर रहे नहीं कर रहे हैं? डन हो जाए मालिक तो इजाजत दे देना हमको, आगे बढ़ जाएंगे हम थोड़ी सी। डन पक्का? आइए जरा कुछ सवालात हो जाएं आपसे। क्वेश्चन नंबर 1, कंपेयर एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन का एक्सटेंट कंपेयर कराना है। गैस ए, गैस बी, टीसी के माने इसका 236 केल्विन, ठीक है, या 236 ज्यादा, 319 केल्विन ऐसा ले लेता हूं, और यह है 434। चलिए बताइए आंसर लिख दीजिए जरा। क्वेश्चन नंबर 2, कंपेयर extent of adsorption of SO2, HCl and O2। फटाफट से बताएं। और क्वेश्चन नंबर 3, कंपेयर टेम्परेचर। एक ग्राफ दे रखा है आपको, ये एडजॉर्प्शन है, ये प्रेशर है, ठीक है। और जब एडजॉर्प्शन और प्रेशर का डायग्राम बनाते हो, ग्राफ बनाते हो, तो टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, और एडजॉर्प्शन और प्रेशर टेम्परेचर का बनाते हो तो प्रेशर कांस्टेंट होता है, अपोजिट वाला कांस्टेंट होता है। तो इनको हम आइसोथर्म बोलते हैं। पीछे शायद लिखा नहीं अपन ने, लिख लें क्या? इसका नाम लिख लेना, इसको बोलते हैं एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। एडजॉर्प्शन आइसोथर्म नाम है। मतलब एडजॉर्प्शन प्रेशर का अगर डायग्राम है, ग्राफ है, तो टेम्परेचर कांस्टेंट, और एडजॉर्प्शन टेम्परेचर का है तो प्रेशर कांस्टेंट है ना। तो आपको इनका टेम्परेचर कंपेयर कराना है। इसको मैं T1 बोल रहा हूं, इसको T2 बोल रहा हूं। पहले वाले का आंसर आ गया, पहले वाले का आंसर आ गया।
पहले वाले का आंसर आ गया कि एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन जो है ए वाली गैस की कम है और बी वाली गैस की ज्यादा है। सही है, जिसका टीसी ज्यादा उसका एडजॉर्प्शन ज्यादा। अगला देखो SO2 HCl और O2 का, अब ये ऑर्डर पता होना चाहिए। O2 HCl अमोनिया SO2, इसका ही आंसर आ जाएगा। अब इसमें ध्यान से देखो, एडजॉर्प्शन और प्रेशर के दो ग्राफ हैं, किसका टेम्परेचर ज्यादा किसका कम। अब आप मुझे बता सकते हो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, बताओ। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊं तो एडजॉर्प्शन क्या होगा, कम होगा ना। यानी कि जो ग्राफ नीचे है उसका मतलब एडजॉर्प्शन कम है, क्योंकि एडजॉर्प्शन की लाइन ये है, ये वाला एक्सिस है एडजॉर्प्शन का। तो अगर मैं इसमें और इसमें कंपेयर कराऊं तो ये ग्राफ नीचे है, और अगर ग्राफ नीचे तो एडजॉर्प्शन कम, और एडजॉर्प्शन कम तो टेम्परेचर ज्यादा। एडजॉर्प्शन टेम्परेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। बात समझ में आई? अगर बेटे T1 ज्यादा होता तो एडजॉर्प्शन ज्यादा कैसे हो सकता है, उल्टा सोचो ना। एडजॉर्प्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाओगे एडजॉर्प्शन कम होना चाहिए। तो एक्चुअल में ग्राफ तुम नीचे से ऊपर क्यों देख रहे हो, ऊपर से नीचे देखो ना, कि मैं ऊपर से नीचे आ रहा हूं तो एडजॉर्प्शन कम हो रहा है, और एडजॉर्प्शन अगर कम हो रहा है यानी कि टेम्परेचर बढ़ेगा। या मैं ऐसा देख लूं, नीचे से ऊपर भी देख लो, चलो नीचे से ऊपर जाऊंगा एडजॉर्प्शन बढ़ रहा है, एडजॉर्प्शन बढ़ रहा है मतलब टेम्परेचर कम हो रहा है, ऐसे देख लो, सिंपल। फिर क्यों, सही बात है ना। सही बात है कि नहीं? क्लियर है बेटे? जल्दी से बताओ मुझे, फटाफट से, क्लियर है? डन, चलिए। यस सर, जी सर, ओके सर। आइए जरा, एडजॉर्प्शन का एक पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी की पूरी ये टेबल है, आपको एज इट इज एनसीईआरटी की टेबल ध्यान करनी है। कैसे, समझते हुए। ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इस वाली टेबल से बहुत बार सवाल आया, सीधे एनसीईआरटी की लाइनें उठा के दी हैं, एक एक करके सारी लाइनें समझेंगे और मजेदार तरीके से अपन कवर करेंगे इनको। चलिए भाई, डिफरेंस बिटवीन फिजिक्स ऑप्शन एंड केमिस ऑप्शन। ठीक है, पहले मैं आपको जरा समझा देता हूं कि फिजिक्स ऑप्शन और केमिस ऑप्शन में क्या मतलब है, क्या है ये एकदम से जो आ गया, ये कहां से आया। देखो, दो टाइप के एडजॉर्प्शन है ना, मैं आपको बोल रहा हूं टाइप ऑफ एडजॉर्प्शन। टाइप ऑफ एडजॉर्प्शन दो टाइप के हैं, एक है फिजिक्स ऑप्शन और एक है केमिस ऑप्शन। क्या बोला मैंने, फिजिक्स ऑप्शन और एक केमिस ऑप्शन। फिजिक्स ऑप्शन को हम फिजिकल एडजॉर्प्शन भी बोलते हैं, और नाम लिख रहा हूं मैं इसके ना, फिजिकल एडजॉर्प्शन। सर ये फिजिकल से क्या समझ आ रहा है, फिजिकल से समझ में आ रहा है फिजिकल बॉन्ड मतलब वीक वांडरवाल फोर्सेस, तो फिजिकल एडजॉर्प्शन मतलब वीक फोर्स होते हैं। केमिस ऑप्शन को मैं बोलूंगा केमिकल एडजॉर्प्शन, और केमिकल एडजॉर्प्शन का मतलब क्या, केमिकल बॉन्ड बनना, और केमिकल बॉन्ड तो भाई साहब स्ट्रांग होते हैं भाई। केमिकल बॉन्ड क्या होते हैं, स्ट्रांग होते हैं। केमिकल बॉन्ड क्या होते हैं, स्ट्रांग होते हैं। जी हां, तो ये वीक है, ये स्ट्रांग है। फिजिक्स ऑप्शन और केमिस ऑप्शन में ये वीक फोर्स और ये स्ट्रांग फोर्स वाला दो टाइप से अपन डिफाइन कर सकते हैं। या तो एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच में या तो वीक फोर्स होंगे या स्ट्रांग फोर्स होंगे, है ना। एक और नाम है, इसको बोलते हैं फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन। फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन, ठीक है, और इसको बोलते हैं लैंगम्यूर एडजॉर्प्शन। साइंटिस्ट के नाम है ये ना, लैंगम्यूर एडजॉर्प्शन। ठीक है, ये कहानी है। तो ये एडजॉर्प्शन के दो टाइप हैं, इनमें हम डिफरेंस देख रहे हैं, इसमें और इसमें अंतर समझ रहे हैं, क्या अंतर है। वीक फोर्स होते हैं तो क्या होता है, स्ट्रांग फोर्स होते हैं तो क्या होता है। ठीक है,
ठीक है, चलिए नाम लिख लीजिए फिर। फ्रेंडलिक, लैंगम्यूर, फिजिकल, केमिकल, ऐसे लिख लो। अब मैं चलता हूं टेबल के एक एक पॉइंट एकदम डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। डन। चलें आगे। एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन का मतलब एक बच्चा पूछ रहा है, एक्सटेंट मतलब हद, हद से ज्यादा, हद, एक्सटेंट, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन, एक्सटेंट ऑफ लव, प्यार की हद, एडजॉर्प्शन की हद, ये होता है। आइए जरा, अब जरा दोनों में अंतर समझिए। पहली बात आपके सामने लिखी हुई है, जी हां, आइए जरा देखें। इट अराइजेज बिकॉज ऑफ वांडरवाल फोर्सेस, बिल्कुल सही बात है। क्यों? फिजिकल फोर्स होते हैं वांडरवाल फोर्स। इट अराइजेज या इट इज कॉज बाय केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन, बिल्कुल सही बात है। नाम ही है इसका, केमिस ऑप्शन मतलब केमिकल बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड, और फिजिक्स ऑप्शन मतलब वीक बॉन्ड। ठीक है, सेकेंड पॉइंट बढ़े, इट इज नॉट स्पेसिफिक इन नेचर, और ये लिख रहे हैं इट इज हाईली स्पेसिफिक इन नेचर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब समझिए। इन्होंने पता क्या बोला, इन्होंने पता क्या बोला, पता है क्या बोल के निकल गए? इनने बोला कि स्पेसिफिक नेचर का नहीं होता फिजिक्स ऑप्शन, केमिस ऑप्शन स्पेसिफिक नेचर का होता है। सर कहना क्या चाहते हो? अरे कहना क्या चाहते हो बेटा, ध्यान से सुनो। कोई भी गैस किसी भी सॉलिड सरफेस पर एडजॉर्ब हो सकती है, इसको बोलते हैं नॉन स्पेसिफिक नेचर। कोई भी गैस ले आओ, हम तो स्पेसिफिक नहीं है, कोई भी आएगा हम उससे बात करेंगे, कोई भी आएगा हम उससे बात करेंगे। और केमिस ऑप्शन क्या है? जब वही आएगा तभी बात करेंगे। अंतर समझो दोनों में, अंतर समझ रहे हो? कोई भी आएगा हम बात करेंगे, और इधर वाले पता है कैसे हैं? वही आएगा तभी बात करेंगे। मतलब समझना, इधर कोई सी भी गैस किसी भी सॉलिड की सरफेस पर एडजॉर्ब हो सकती है, चाहे वो O2 हो, चाहे वो N2 हो, चाहे वो H2 हो, चाहे CO हो, चाहे CO2 हो, चाहे मीथेन हो, चाहे HCl हो, चाहे अमोनिया हो, चाहे SO2 हो, चाहे तुम हो, चाहे हम हैं। कोई भी गैस किसी भी सरफेस पर एडजॉर्ब हो सकती है। इधर आ जाओ जरा, ये स्पेसिफिक नेचर का है। एडजॉर्बेंट कहता है कि हमसे रिएक्शन करोगे तभी केमिकल बॉन्ड बनने का ही मतलब क्या होता है? रिएक्शन करना। केमिकल बॉन्ड बनने का मतलब रिएक्शन करना। फिजिक्स ऑप्शन तो वीक फोर्स है, अट्रैक्शन दिखाते, बस सिर्फ ऐसे चुपके से अट्रैक्शन दिखाते हैं। इनके बढ़िया स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनते हैं, बेहतरीन, भयंकर एनर्जी निकलती है। इधर कम एनर्जी, छोटे से बॉन्ड है, वीक बॉन्ड है। तो यहां पता है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्यों बनते हैं? क्योंकि एडजॉर्बेंट कहता है कि हमसे रिएक्शन करोगे तभी मैं बॉन्ड बनाऊंगा। मतलब ये स्पेसिफिक नेचर का है। एडजॉर्बेट का एडजॉर्बेंट के साथ रिएक्शन होना जरूरी है। एडजॉर्बेट का एडजॉर्बेंट के साथ रिएक्शन होना जरूरी है, इसलिए बोला है कि ये स्पेसिफिक नेचर के होते हैं। अगला देखो, इट इज रिवर्सिबल इन नेचर। इसका मतलब क्या है? एडजॉर्बेंट, रिवर्सिबल का मतलब क्या है? एडजॉर्बेंट की सरफेस पर मान लो किसी जमाने में कोई और एडजॉर्ब हुआ था। एडजॉर्बेंट की सरफेस पर किसी जमाने में कोई और एडजॉर्ब हुआ था, तो कोई दूसरा भी एडजॉर्ब हो सकता है। वो डिपेंड करता है उनका क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है। तो रिवर्सिबल का मतलब क्या? मान लो 11वीं क्लास में कोई और एडजॉर्ब हुआ था, फिर वो चला गया, दूसरे स्कूल में ट्रांसफर ले लिया उसने। 12वीं में कोई और आ गया, फिर वो चला गया, फिर कॉलेज में कोई और आ गया। मतलब यहां पर फोर्स वीक होते हैं, एडजॉर्प्शन डिसऑर्प्शन होता रहता है, चलता रहता है, इसकी जिंदगी चले एकदम। यहां क्या मतलब? इधर इधर इधर। ये इरिवर्सिबल नेचर का इसलिए है क्योंकि बेटा एक बार रिएक्शन अगर हो गई तो हो गई,
वापस नहीं जाने देंगे, वापस नहीं जाने देंगे मालिक, वापस नहीं जाने देंगे। इसलिए क्यों रिएक्शन हो गई ना, केमिकल बॉन्ड बन गया। यहां कोई बॉन्ड थोड़ी बन रहा था, अट्रैक्शन था बस हल्का फुल्का छोटा मोटा, वंडरफुल फोर्स, वीक फोर्स है, सिर्फ अट्रैक्शन था। समझ रहे हो? तो एक बार अगर इनकी हो गई तो हो गई फिर, इसलिए लिखा इर्रिवर्सिबल, हो गई। ये कह रहा है ये ट्रू लव ये कह रहा है ट्रू लव, हो गई इनकी भाई, हो गई, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन गया भाई, हो गई। जी हां, अगला देखना जरा, इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ गैस। देखो जरा क्या लिखा, इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ गैस, मोर इजिली लिक्विफाइबल गैसेस आर एड्सॉर्ब रेडली, मतलब आसानी से। जिनका लिक्विफेक्शन ज्यादा होता है वो आसानी से एड्सॉर्ब हो जाएंगे। सही बात है, क्यों? एड्सॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लिक्विफेक्शन। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो यहां जो गैसेस हैं जिनका टीसी ज्यादा है वो आसानी से एड्सॉर्ब हो जाएंगी। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। यहां क्या लिखा है, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द गैस, गैसेस विच कैन रिएक्ट विद द एड्सॉर्बेंट शो केमिसॉर्प्शन। बिल्कुल सही बात है। देखो दोनों में अंतर है। यहां वाली जो बातें चल रही हैं ये फैक्टर हम पीछे पढ़ चुके हैं। क्यों? हमने फैक्टर पढ़े थे एड्सॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन सॉलिड के फैक्टर पढ़े थे, सरफेस एरिया, प्रेशर, टेम्परेचर, नेचर ऑफ गैस। तो फिजिक्स ऑप्शन एक्चुअली वही तो है, पीछे पढ़ चुके हो आप इसको यार। अरे ये पूरा पीछे पढ़ चुके हो। हो चुका है ये तो पीछे। तो जितना आसानी से लिक्विफाइबल गैसेस होंगी वो रेडली एड्सॉर्ब हो जाएंगी, बहुत जल्दी एड्सॉर्ब हो जाएंगी। यहां रिएक्शन होना जरूरी है, ये भी स्पेसिफिक नेचर की है भाई। एड्सॉर्बेट जब तक एड्सॉर्बेंट के साथ रिएक्शन ही नहीं करेगा तो काहे का केमिसॉर्प्शन, है ना। अगला पढ़ो जरा, एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन इज लो, मतलब 20 से 40 किलो जूल पर मोल के आसपास निकलती है। यहां कह रहे हैं एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन इज हाई, 80 से 240 किलो जूल पर मोल के आसपास निकलती है। बताओ इसमें कम एनर्जी क्यों निकलती है? इसमें कम एनर्जी क्यों निकलती है? वीक फोर्स है, बहुत स्ट्रांग है ये, बहुत तेज एनर्जी निकलती है। यहां तो रिएक्शन होनी जरूरी है, तुम सिर्फ मेरे हो और किसी के नहीं हो सकते, तो बहुत तेज एनर्जी निकलती है। देख रहे हो कितनी भयंकर एनर्जी निकल, 80 से 240 किलो जूल पर मोल, यहां तो 20 से 40 में निपटा दिया। ठीक है, तो जो वीक फोर्स होते हैं, वीक फोर्स, उसमें कम एनर्जी निकलती है, और जो स्ट्रांग फोर्स होते हैं उसमें ज्यादा एनर्जी निकलती है। सीधी सी बात है। ठीक है, नोट कर लो इसको, फिर आगे चलते हैं। नोट कर लीजिए लिख लीजिए भाई। एक कह रहा है सर एंथैल्पी तो नेगेटिव होती है, बिल्कुल सही बात है, -20 से -40 बोल दो। हम तो ऐसे ही बस हीट लिख रहे हैं कि 20 से 40, आपको डेल्टा एच के फॉर्म में लिखना तो -20 -40 लिख लो, और उधर -80 -240 है। ये तो एक न्यूमेरिकल वैल्यू बोली है कि 20 से 40 और 80 से 240 निकलती है, और निकलती बोल दिया मतलब माइनस ही आएगा ऑब्वियसली, कॉमन साइंस। लिख लें तो बता देना। इतना नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना नोट कर लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। डन, पक्का कर लिया। चलिए आगे चलते हैं, अगली लाइनें पढ़ते हैं। क्या लिखा है यहां? इन्होंने बोला है कि लो टेम्परेचर इज फेवरेबल, सही बात है, फॉर एडजॉर्प्शन, इट डिक्रीजेज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। ये हम पढ़ चुके हैं, टेम्परेचर बढ़ाया था एडजॉर्प्शन कम हुआ था। क्यों? टेम्परेचर बढ़ाने पर एनर्जी दे देते थे, एडजॉर्बेट के पार्टिकल भागते थे बहुत जोर से। यहां आ जाओ,
हाई टेम्परेचर इज फेवरेबल फॉर एडजॉर्प्शन, इट इंक्रीजेस विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। सर यहां पर लो और यहां हाई क्यों है? आप मुझे बता सकते हो जब केमिकल बॉन्ड बनते हैं तो एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत पड़ती है। काइनेटिक्स पढ़ चुके हो तुम। केमिकल बॉन्ड जब बनते हैं तो एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत पड़ती है, तो टेम्परेचर के फॉर्म में तुम एनर्जी दे रहे हो, इसलिए यहां पर हाई टेम्परेचर फेवरेबल होता है। यहां क्या हो रहा है? यहां टेम्परेचर बढ़ाने पे तो तुम बॉन्ड तोड़ रहे थे, मतलब इंटरेक्शन तोड़ रहे थे। यहां क्या हो रहा है? यहां क्या हो रहा है? यहां तुम टेम्परेचर दे रहे हो तो एक्टिवेशन एनर्जी दे रहे हो। लेकिन आपके दिमाग में एक बात और आएगी, सर हम टेम्परेचर और देते गए तो क्या? तो उस केस में फिर डी ऑप्शन भी होना चालू हो जाएगा। मैं आपको ग्राफ से समझाता हूं, आसानी से समझ में आ जाएगा। ध्यान से देखिएगा। अगर मैं केमिस ऑप्शन की बात करूं तो ऑब्वियसली हाई टेम्परेचर फेवरेबल है, यह बात सही है। क्यों? क्योंकि तुम्हें क्या करना है? तुम्हें क्या करना है? तुम्हें एक्टिवेशन एनर्जी देनी है। तो अगर मैं एडजॉर्प्शन की बात करूं तो एक समय तक तो ठीक है, अच्छा लगेगा इसको, लेकिन जब टेम्परेचर और दे दोगे तो ये कम होता जाएगा। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? भाई आपने टेम्परेचर बढ़ाया, शुरू शुरू में तो मजा आएगा इसको। क्यों? क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी मिल रही है, बॉन्ड बन रहे हैं। लेकिन जब बॉन्ड बन चुके होंगे, एक्टिवेशन एनर्जी मिल चुकी होगी, फिर भी आप टेम्परेचर बढ़ाए जा रहे हो, फिर भी बढ़ाए जा रहे हो, नहीं रुक रहे हो, मान ही नहीं रहे हो तुम, बढ़ाए जा रहे हो टेम्परेचर, तो फिर धीमे धीमे डी ऑप्शन भी स्टार्ट हो जाएगा। तो हाई टेम्परेचर इसलिए फेवरेबल बोला क्योंकि आपको एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत पड़ती है। क्यों? केमिकल बॉन्ड बनाने। केमिकल बॉन्ड बनाओगे, बॉन्ड बनेंगे तो एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए ना। ठीक है, तो ये केमिस ऑप्शन का ग्राफ है। ये किसका है? केमिस ऑप्शन का। फिजिक्स ऑप्शन पीछे बना रखा है आपने। फिजिक्स ऑप्शन का कैसा ग्राफ था? ऐसा था फिजिक्स ऑप्शन का, है ना। मैंने केमिस ऑप्शन का बनाया, फिजिक्स ऑप्शन पीछे बना रखा है। तो इनका कहना था कि हाई टेम्परेचर नीडेड। आगे चलते हैं, अगला पॉइंट, नो एप्रिसिएबल एक्टिवेशन एनर्जी इज नीडेड। सही बात है, यहां कोई केमिकल बॉन्ड तो बनने नहीं है। हाई एक्टिवेशन एनर्जी इज नीडेड, यही मैं बोल रहा था, यही मैं बोल रहा था आपसे कि एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए है आपको, केमिकल बॉन्ड बनाने हैं। अगला बढ़ो, इट डिपेंड्स ऑन दी सरफेस एरिया। बिल्कुल सही। इट इंक्रीजेस विद एन इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया। बिल्कुल सही बात है। सरफेस एरिया बढ़ाओगे, एडसॉर्बेट के पार्टिकल के लिए स्पेस बढ़ गया। बिल्कुल सही बात है। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन दी सरफेस एरिया, इट टू इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन सरफेस एरिया। बिल्कुल सही बात है। सरफेस एरिया बढ़ेगा, एडसॉर्बेट का एडसॉर्बेंट के साथ इंटरेक्शन होगा। अब इंटरेक्शन दोनों ही हो जाए तो बढ़िया है। फिजिक्स ऑप्शन हो रहा है तो फिजिकल इंटरेक्शन भी बढ़ेंगे सरफेस एरिया बढ़ने से। केमिस ऑप्शन हो रहा है तो केमिकल रिएक्शंस भी बढ़ेंगी। क्या दिक्कत है? ठीक है, अगला पॉइंट देखें, इट रिजल्ट इनटू मल्टी मॉलिकुलर लेयर ऑन एडसॉर्बेंट सरफेस अंडर हाई प्रेशर। इट रिजल्ट इनटू यूनिमॉलिकुलर लेयर। इसका मतलब क्या है? मल्टी मॉलिकुलर, यूनिमॉलिकुलर, सिंपल सा है। मान लो मेरे पास एडसॉर्बेंट की सरफेस है, मैं H2 गैस ले आया, तो H2 गैस के मॉलिक्यूल एक लेयर में चले गए, मतलब सरफेस पर एडसॉर्ब हो गए। अब वो जो पहले वाले सरफेस पर पार्टिकल एडसॉर्ब हुए, उसके ऊपर कोई दूसरे आ गए, तो बोलते हैं मल्टी मॉलिकुलर। जैसे डायग्राम से समझना, यूनी और मल्टी का क्या मतलब है। जैसे मान लीजिए ये एडसॉर्बेंट की सरफेस है, मल्टी मॉलिकुलर का मतलब है, ध्यान से देखिएगा, जैसे ये हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल एडसॉर्ब होगा यहां पर, तो इसके ऊपर भी कुछ मॉलिक्यूल्स आ जाएं। क्यों? गैस गैस के बीच में तो इंटरेक्शन होता है ना, गैस गैस भी तो आपस में खेलती है। तो ऐसी लेयर बन सकती है। जबकि यहां क्या होता है? यहां एडसॉर्बेट एडसॉर्बेंट के साथ इंटरेक्शन करता है, और एडसॉर्बेट एडसॉर्बेंट के साथ इंटरेक्शन करके कोई कंपाउंड बना लेगा। एडसॉर्बेट का एडसॉर्बेट के साथ तो इंटरेक्शन होता नहीं है यहां पर, वहां तो अट्रैक्शन हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो फिजिक्स ऑप्शन है, वीक बॉन्ड हो सकते हैं। तो यहां यूनिमॉलिकुलर लेयर बनती है। ठीक है, तो ये फिजिक्स ऑप्शन है और ये केमिस ऑप्शन है। मल्टी लेयर है और ये यूनी लेयर है। ठीक है, ये मतलब था उसका।
ठीक है, क्लियर 6? समझ गए? मतलब ऐसे ही समझा रहा था डायग्राम, ऐसे बनाना नहीं कि पता चला बनाने बैठ गए। चलिए भाई, बहुत बढ़िया। चलिए, कुछ सवाल आपके सामने आ रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। पहला सवाल आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, चलिए बताएं। एड्सॉर्ब्ड एसिटिक एसिड ऑन एक्टिवेटेड कार्बन इज, बताओ फटाफट से बोले भाई, फटाफट से बोले। चलो बताओ, बहुत आसान है। एड्सॉर्ब्ड एसिटिक एसिड ऑन एक्टिवेटेड चारकोल, तो ये बोला ना एड्सॉर्ब्ड एसिटिक एसिड, ये है एड्सॉर्बेट। ऑन बोला है ना, ऑन मतलब एक्टिवेटेड चारकोल क्या हो गया? एड्सॉर्बेंट। एड्सॉर्बेंट, तो क्या पूछा है? एड्सॉर्ब्ड एसिटिक एसिड पूछा है आपसे, यानी कि एड्सॉर्बेट। देखो देख लो, एड्सॉर्ब्ड एसिटिक एसिड ऑन एक्टिवेटेड कार्बन इज क्या है? ये एड्सॉर्बेट है, ये ढोलकपुर आंसर। ठीक है, अरे बहुत बढ़िया। सुस्मित, अदनान, अदिति, पदम प्रिय और अमन, वेरी गुड बेटा, वेरी नाइस। अगला बताओ जरा। अब इसमें मैं तुम्हें क्या पोल दूं? ये तो सवाल पढ़ते ही आंसर कर दो, सवाल पढ़ते ही आंसर कर दो। बोलो ना, बोलो भाई, बताओ भाई। एड्सॉर्प्शन ड्यू टू स्ट्रॉन्ग केमिकल फोर्सेस, केमिसॉर्प्शन। ये वीक वाला होता है, वो स्ट्रॉन्ग वाला होता है। अगला, एड्सॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन सॉलिड सरफेस इज एक्सोथर्मिक बिकॉज, किस वजह से ऐसा होता है? एक्सोथर्मिक क्यों होता है? बताओ, एक्सोथर्मिक होने का कारण क्या है? एक्सोथर्मिक होने का कारण क्या है? एंथैल्पी, इंटरेक्शन, क्या है? फ्री एनर्जी इंक्रीजेस, एंट्रोपी डिक्रीजेस, एंट्रोपी इंक्रीजेस, इंटरेक्शन डेवलप्ड बिटवीन गैस एंड सॉलिड पार्टिकल। आगरा, बदलापुर, चेन्नई, बताओ। फ्री एनर्जी इंक्रीजेस, गलत बात है, फ्री एनर्जी तो डिक्रीज होती है। एंट्रोपी इंक्रीजेस, ये भी गलत बात है। एंट्रोपी डिक्रीजेस होती तो है लेकिन कारण नहीं है, ये बात तो सही है लेकिन रीजन नहीं है। रीजन क्या है? इंटरेक्शन होना। इंटरेक्शन होना मतलब एंथैल्पी डिक्रीज होना। अब उन्होंने सवाल अच्छे से फ्रेम कर दिया, उन्होंने सवाल में यह नहीं लिखा कि एंथैल्पी डिक्रीजेस, वो तो तुम तुरंत आंसर कर देते। उन्होंने एंथैल्पी को कनेक्ट कर दिया किससे? इंटरेक्शन डेवलप्ड बिटवीन गैस एंड सॉलिड पार्टिकल। इंटरेक्शन डेवलप होंगे, एनर्जी निकलेगी। ठीक है, जनता भारी मात्रा में बदलापुर आंसर दे रही थी कि सर एंट्रोपी तो आपने डिग्रीज बताई। बेटा सवाल तो पढ़ लो, किस कॉन्टेक्स्ट में बोला गया है, भावनाएं समझो सवाल की। सवाल की भावना यह थी कि एड्सॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन सॉलिड इज एक्सोथर्मिक, इसका रीजन बताओ। ये थोड़ी रीजन है कि एंट्रोपी डिक्रीज हो गई है, ये थोड़ी कारण है इसका कि एंट्रोपी डिक्रीज हो गई। ठीक है, चलिए अगला देखें जरा। द नेचर ऑफ बॉन्डिंग फोर्सेस इन एड्सॉर्प्शन आर, बॉन्डिंग फोर्सेस का नेचर क्या होता है? प्योरली फिजिकल सच एज वंडरवाल, प्योरली केमिकल, बोथ केमिकल एंड फिजिकल, नन ऑफ दीज। दोनों ही होते हैं, केमिकल फोर्स भी होते हैं, फिजिकल फोर्स भी होते हैं। ठीक है, अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेबल टू केमिसॉर्प्शन, बताओ। हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन इज नेगेटिव, डेल्टा एच नेगेटिव होता है, यह बिल्कुल करेक्ट है। इट टेक्स प्लेस एट हाई टेम्परेचर, बिल्कुल सही बात है। इट इज रिवर्सिबल, ये गलत है। रिवर्सिबल वाला फिजिकल वाला होता है, ये इरिवर्सिबल वाला है। ठीक है, इट फॉर्म्स मोनोमोलिकुलर लेयर, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि एड्सॉर्बेट एड्सॉर्बेंट के साथ रिएक्शन कर लेता है, खत्म। कितने आसान है, मैंने पहले ही बोला था थ्योरी से ही काम हो जाएगा। अगला, which one of the following characteristic is correct for physical adsorption? It is very specific, बताओ जरा, करेक्ट बताना है। ये
स्पेसिफिक नहीं होते फिजिकल वाले, केमिकल वाले स्पेसिफिक होते हैं। एड्जॉर्प्शन ऑन सॉलिड इज इरिवर्सिबल, किसके बारे में पूछ रहे हैं? फिजिकल एड्जॉर्प्शन। एड्जॉर्प्शन ऑन सॉलिड इज इरिवर्सिबल नहीं होता बेटा, रिवर्सिबल होता है। केमिस ऑप्शन में इरिवर्सिबल होता है, ठीक है। अच्छा ये नॉट, सॉरी करेक्ट पूछा ना, ये भी गलत है। एड्जॉर्प्शन डिक्रीजेज विद डिक्रीज इन टेम्परेचर, गलत बात। जनरली बोथ एंथैल्पी एंड एंट्रोपी ऑफ एड्जॉर्प्शन नेगेटिव, ये करेक्ट है। करेक्ट पूछा है, वो मैंने इनकरेक्ट लगा दिया था गलती से। करेक्ट पूछा, करेक्ट। तो इट इज वेरी स्पेसिफिक, गलत बात है। एड्जॉर्प्शन ऑन सॉलिड इज इरिवर्सिबल, गलत बात है, एकदम गलत है। एड्जॉर्प्शन डिक्रीजेज विद डिक्रीज इन टेम्परेचर, गलत बात है। लास्ट वाला सही है, नेगेटिव होता है। अगला नॉट करेक्ट पूछा है, ये थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना। करेक्ट नॉट, नॉट करेक्ट, नॉट वाला चाहिए है ना, इनकरेक्ट चाहिए। फिजिकल एड्जॉर्प्शन इज ड्यू टू वंडरवॉल फोर्सेस, करेक्ट है। फिजिकल एड्जॉर्प्शन इज इरिवर्सिबल, यही तो आगे आंसर। केमिकल एड्जॉर्प्शन इंक्रीजेस विद इंक्रीज टेम्परेचर अप टू सर्टेन लिमिट देन डिक्रीज, बिल्कुल सही बात है। एंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन फॉर अ केमिकल एड्जॉर्प्शन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ फिजिकल एड्जॉर्प्शन, बिल्कुल सही। एंथैल्पी ज्यादा होती है केमिकल की कंपेरिजन टू फिजिकल, स्ट्रॉन्ग फोर्स होते हैं। अगला, विच गैस विल एड्सॉर्ब ऑन सॉलिड टू ग्रेटर एक्सटेंट, बताओ। हैविंग नॉन पोलर मॉलिक्यूल, हैविंग हाईएस्ट क्रिटिकल टेम्परेचर, बिल्कुल सही। टीसी ज्यादा होना चाहिए, टीसी ज्यादा होना चाहिए, टीसी ज्यादा एड्सॉर्प्शन ज्यादा। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट द एड्सॉर्प्शन ऑफ गैसेज ऑन सॉलिड? क्रिटिकल टेम्परेचर बिल्कुल सही, टेम्परेचर भी सही, प्रेशर भी सही, ऑल ऑफ दीज डी आ जाएगा, ठीक है। बाकी सवाल मैं आपको इसमें होमवर्क दे देता हूं, आप कर लेना, बहुत आसान है। नेक्स्ट टर्न पे डिस्कस भी कर लेंगे अपन, ठीक है। कुछ 5-7 सवाल आपको होमवर्क है। चलो आप अगला टॉपिक कवर कर लेते हैं, छोटा सा है। अब हमने जो बात की थी, ठीक है, अब हमने जो बात की थी फ्रेंडलिक एड्सॉर्प्शन के बारे में, हमें इसके आइसोथर्म की इक्वेशन को समझना है, क्या होती है। मैथमेटिकल इक्वेशन है एक, है ना। फ्रेंडलिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म क्या होता है, ये है अपना फिजिकल एड्सॉर्प्शन के बारे में, है ना। ये किसके बारे में? फिजिकल एड्सॉर्प्शन, ये आपके सिलेबस में फिजिकल एड्सॉर्प्शन के बारे में, ये फ्रेंडलिक वाला ही है आपके सिलेबस में, सिर्फ फिजिकल एड्सॉर्प्शन दे रखा है अपने पास। क्या कहानी होती है, आइए जरा देखते हैं। एक इक्वेशन होती है x अपॉन एम इज इक्वल टू के पी की पावर 1/n। इस इक्वेशन की स्टडी हमें करनी है। अब यहां पर ये क्या क्या है? x है, मास ऑफ गैस एड्सॉर्ब्ड, फिजिकल एड्सॉर्प्शन मतलब एड्सॉर्बेट गैस होगा और एड्सॉर्बेंट सॉलिड होगा। मास ऑफ गैस एड्सॉर्ब्ड, m क्या है? मास ऑफ एड्सॉर्बेंट, कितना एड्सॉर्बेंट तुमने लिया, ठीक है भाई। और x बाय एम क्या है? इसको बोलते हैं एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन, एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन। k होता है कांस्टेंट, n भी कांस्टेंट है और p है प्रेशर। ये है यहां पर बातें, ठीक है। और अब हम बात कर लेते हैं ग्राफ की। ग्राफ आप जानते हो पहले से, ग्राफ आप भली भांति जानते हो, अच्छे से जानते हो। ग्राफ कुछ इस प्रकार होता है, इधर मैं लिख रहा हूं x बाय एम, जो पहले मैं एड्सॉर्प्शन लिखा करता था वही x बाय एम लिख दो, और इधर लिख दो प्रेशर। ये ग्राफ होता, आप जानते हो फिजिकल एड्सॉर्प्शन का। अब मैं यहां पर 3 रीजन में डिवाइड कर लेता हूं इसको। कैसे? एक रीजन है ये वाला, ठीक। दूसरा रीजन है ये वाला, यहां से लेकर यहां तक। और तीसरा रीजन है ये वाला, इसको बोल रहा हूं O, इसको A, इसको B, ठीक।
मैं 3 केस बना रहा हूं यहां पर। केस 1 इन लो प्रेशर रीजन, इन लो प्रेशर, लो प्रेशर मतलब ओए रीजन। अगर मैं ओए रीजन के बारे में बात करूं तो आपको क्या नजर आ रहा है बताओ? आपको नजर आ रहा है ये ग्राफ, देखो जरा, देखो जरा, देखो देखो, आपको नजर आ रहा है ये ग्राफ। ओए क्या स्ट्रेट लाइन, देखो जरा, ओए क्या स्ट्रेट लाइन? अगर स्ट्रेट लाइन है तो मुझे तुम ये बता सकते हो कि ये वाली चीज स्ट्रेट लाइन कब बनेगी? जब 1/n क्या हो जाए 1। जब 1/n 1 हो जाए तो मैं लिखूंगा x/m इज इक्वल टू k इंटू पी। तो ये आपसे पूछ सकते हैं कि लो प्रेशर रीजन में व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ फ्रेंडलिक आइसोथर्म? आपका आंसर होना चाहिए केपी, केपी, केपी। अगला देखो जरा, केस 2। अगर मैं केस 2 के बारे में बात करूं, इन इंटरमीडिएट प्रेशर रीजन, इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट प्रेशर वाला रीजन अगर मैं ले लूं, जिसको मैं बोलूंगा ए बी रीजन, ठीक है, ए बी रीजन। तो ए बी में तो आपको कोई ऐसा ग्राफ वैसा दिख नहीं रहा कि कोई स्ट्रेट लाइन हो या कांस्टेंट हो, नहीं दिख रहा आपको, तो कर्व दिख रहा है। कर्व दिख रहा है यानी कि 1/n जो है वो मैं 0 से 1 तक ले सकता हूं। 1/n में 0 से 1 तक ले सकता हूं, कुछ भी वैल्यू ले सकता हूं मैं यहां पर 0 से 1 की। तो x/m क्या आ जाएगा यहां पर? यही वाली इक्वेशन आ जाएगी, k p की पावर 1/n। सर आपने 0 वाला कहां से लिया? केस 3 से आएगा, वो आपको अभी क्लियर हो जाएगा। 1/n 1 है, 1/n 0 से 1 है, और केस 3 में 1/n को 0 रखेंगे। कैसे, आइए देखते हैं। तो आपकी इक्वेशन वही आएगी जो जनरल इक्वेशन लगती है। तो यहां पर जनरल इक्वेशन ही रहेगी आपकी, यहां पर जनरल इक्वेशन ही रहेगी आपकी। अब आइए जरा केस 3 पे ध्यान से देखिएगा। अगर मैं केस 3 लेता हूं, इन हाई प्रेशर रीजन, क्या आप मुझे बता सकते हैं हाई प्रेशर में कैसा नजर आ रहा है आपको? यानी कि आफ्टर बी, बताओ आफ्टर बी कैसा दिख रहा है? बोलो, आफ्टर बी कैसा दिख रहा है? आफ्टर बी दिख रहा है मुझे कांस्टेंट सा, देखो एक स्ट्रेट लाइन दिख रही है पैरेलल टू पी एक्सिस, स्ट्रेट लाइन कांस्टेंट। यानी कि प्रेशर आप कितना भी बढ़ा लो, एड्सॉर्प्शन तो बढ़ ही नहीं रहा, ना कम हो रहा ना बढ़ रहा है, कांस्टेंट हो गया। यानी कि पी से इंडिपेंडेंट होना चाहिए, यानी कि 1/n को क्या होना चाहिए? 0। अगर 1/n 0 हुआ तो p की पावर 0 1 हो जाएगा, तो x/m किसके बराबर आ जाएगा? k के बराबर। और ये हो गया इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेशर, और होना भी चाहिए। देखो प्रेशर k इंडिपेंडेंट हो गया, देखो ना, प्रेशर k इंडिपेंडेंट हो गया, और होना भी चाहिए, क्योंकि b के बाद तो सारा का सारा गैस जो है वो एब्जॉर्ब हो चुका होगा। आप क्या एब्जॉर्ब कराओगे? अब कुछ बचा नहीं जिंदगी में, है ना। और ये जो होता है ना, ये बी वाले पॉइंट पर जो प्रेशर होता है इसको बोलते हैं पीएस, और पीएस मतलब बेटा पंकज सर सैचुरेशन प्रेशर, इसका नाम है। पीएस का नाम है सैचुरेशन प्रेशर, ठीक है। तो ये 3 केस की आपसे इक्वेशन अगर कभी पूछ लें कि बताओ हाई प्रेशर में x/m क्या होता है, आपका आंसर k होना चाहिए। लो प्रेशर में क्या होता है x/m kp, और इंटरमीडिएट प्रेशर में जनरल इक्वेशन, ठीक है। तो ये कहानी है इसकी ग्राफ की, नोट कर लीजिए बेटा, नोट कर लीजिए बेटा, लिख लो बेटा लिख लो। और ये लिमिट अब आपको बीच वाली समझ में आ गई, 0 से 1 मैंने क्यों ली? क्योंकि केस 1 और केस 3 की बीच की वैल्यू केस 2 हो जाएगी।
डन, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। एक एनसीईआरटी में यहां पर लाइन लिखी हुई है, ठीक है, ये वाली लाइन एक्चुअली मैंने यहां पर लिख दिया, ये केस 3 यहां लिखना था, मतलब थोड़ी जगह यहीं समझाने के लिए, ठीक है, ये आप नोट कर लेना, या मैं एक काम करता हूं केस 3 यहां ले लेता हूं, तो थोड़ा सा आपको क्या है, जब नोट्स देखोगे तो क्लियर समझ में आएगा। केस 3 हाई प्रेशर वाला, आफ्टर बी वाला। केस 3 एक बार फिर से लिख देता हूं मैं, इन हाई प्रेशर रीजन। और हाई प्रेशर में क्या होता है, आफ्टर बी ना, और आफ्टर बी के बारे में बात करूं तो आपका क्या होना चाहिए था, 1/n के होना चाहिए था 0। तो x/m किसके बराबर हो जाएगा, k। और ये एकदम बढ़िया लाइन लिखी है एनसीईआरटी में, क्या लिखी है जरा ध्यान से पढ़ें। द एक्सपेरिमेंटल आइसोथर्म ऑल्सो सीम टू अप्रोच सैचुरेशन एट हाई प्रेशर, बिल्कुल सही बात है। दिस कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय फ्रेंडलिक आइसोथर्म, दस इट फेल्स एट हाई प्रेशर। ऐसा क्यों बोला गया है, इनका कहना यह है कि जब हाई प्रेशर पर पहुंच चुके होगे, सैचुरेशन प्रेशर अचीव कर लिया होगा, तो अब आपके पास गैस बची ही नहीं, तो अब आप एडसॉर्प्शन को एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। हो चुका है भाई, वो काम हो चुका है, तो अब आप क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा ना आपके पास, गैस ही नहीं बची, अब सारी गैस एडसॉर्ब करा चुके हो, अब डीजॉर्ब करा के फिर से थोड़ी एडसॉर्ब कराओगे, सारी की सारी गैस एडसॉर्ब हो चुकी है, तो अब उसके बाद कुछ नहीं बचा। एडसॉर्प्शन इन सॉल्यूशन फेज और देख लो, जैसा आपने एडसॉर्प्शन ऑफ गैसेज ऑन सॉलिड समझा था, सेम वही है, बस अब क्या हो गया, पहले क्या था, गैस इन सॉलिड था, गैस एडसॉर्ब होती थी सॉलिड पर, पानी की कोई बात नहीं, लिक्विड की कोई बात नहीं। अब अगर मैं सॉल्यूशन फेज की बारे में बात करूं तो सेम वैसे ही है, द एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, बिल्कुल सही, सेम वैसे ही है। द एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन इंक्रीजेस विद एन इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया, बहुत बढ़िया। अगर तुम लिक्विड एडसॉर्बेंट भी ले लेते हो तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। द एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन, बिल्कुल सही बात है। जैसे तुम्हारे एडसॉर्बेट गैस इन सॉलिड था ना, सेम वैसे ही है। अब यहां सॉल्यूट पार्टिकल की कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो एडसॉर्प्शन बढ़ जाएगा। द एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द एडसॉर्बेंट एंड द एडसॉर्बेट, बिल्कुल सही है, इंटरेक्शन होना है, तो सेम वही है, कोई अलग नहीं है। एडसॉर्प्शन इन सॉल्यूशन फेज की बातें आप खुद से चारों पॉइंट पढ़ लो, ध्यान से पढ़ लो, देखो क्या लिखा है। टेम्परेचर बढ़ाने पर एडसॉर्प्शन कम होता है, वो वहां भी होता था, यहां भी होगा भाई। टेम्परेचर देना मतलब एनर्जी देना, वहां क्या करते थे, सॉलिड को गैस को सॉलिड से जुदा करते थे टेम्परेचर बढ़ाने पर, यहां पर सॉल्यूट सॉल्वेंट को जुदा करोगे, है ना, ठीक है, तो सेम वही बात है। और बाकी मैं आपको होमवर्क दे देता हूं, बाकी बचे हुए क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, इसमें देख लेना आप। और ये आपके पास होमवर्क है ना, मॉड्यूल में से ये होमवर्क है आपका। चलिए जाते जाते हम आपको बोल देते थैंक यू सो मच, आप यहां पर आए और आपने एडसॉर्प्शन कवर किया। नेक्स्ट टर्न पे अपन होमवर्क डिस्कस करके, इसके सवाल करके कैटालिसिस पढ़ेंगे, सेकंड पार्ट, ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं, छोटा सही है, एडसॉर्प्शन, कैटालिसिस एंड कोलॉइड। एडसॉर्प्शन खत्म, 1/3 चैप्टर खत्म, अब आएगा कैटालिसिस, नेक्स्ट टर्न पे वो खत्म, फिर कोलॉइड खत्म, ठीक है। अच्छे से बस रिवाइज कर लेना, मैंने कोशिश की है एक एक पॉइंट एक्सप्लेन करने की, सारे के सारी आप आराम से एक बार जरूर रिवाइज कर लेना, और जो होमवर्क दे रहा हूं ना बेटा, वो होमवर्क लगा लेना, तुम्हारा पूरा चैप्टर अच्छा हो जाएगा। थ्योरी ही सवाल है, क्या बोला मैंने, थ्योरी ही सवाल है, ठीक है। चलिए भाई, जाते जाते आपके लिए 2 लाइनें, चमक गया आज मतलब है। जाते जाते चलते चलते 2 लाइनें आ रही हैं। हमारी कामयाबी सुनकर वो रो दिया करते थे, गहराई देख रहे हो, हमारी कामयाबी सुनकर वो रो दिया करते थे, हम समझते थे उन्हें खुशी के आंसू, हम समझते थे उन्हें खुशी के आंसू, क्या पता था हमारे उठने की वजह गिरने की दुआ करते थे, ठीक है। तो चलिए अब हम मुलाकात करेंगे बेटा नेक्स्ट लेक्चर यानी कि कल।
कल पढ़ेंगे कैटालिसिस। तब तक के लिए ओके बाय।